क्या हाल चाल है? सबसे पहले ये बताओ, तो नया साल ठीक चल रहा है? अच्छा, चलो अच्छी बात है। नए साल में कुछ नया हुआ? नए साल में कुछ नया, कुछ नई उम्मीदें, कुछ नया अपने आप से वादा? क्या वादा रहा सबका? क्या वादा रहा? बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई है। नहीं, आने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता बीच में हो गई थी, और जो देर आए दुरुस्त आए, आ गए ना, ये अच्छी बात है। चलो देखो, एक चीज समझना पड़ेगा आपको। आवाज आ रही है ना सबको? कि तैयारी जो होती है उसके लिए मुख्यतः सबसे ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ती है, और ये जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। नहीं तो फिर वही बात है कि कुछ ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को। तो दिल बहलाने के लिए तैयारी करनी है तो ठीक है, और अगर अच्छे से करनी है तो फिर आपके सामने एक बात ये आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसे है, या मैं किस प्रकार अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ूं। ज्ञान भरपूर है। ये मुखर्जी नगर, करोल बाग ज्ञान की धरती है। यहां हर आदमी ज्ञानी है, और उन ज्ञानियों से आपका कुछ नहीं होने वाला। ध्यान समझना, उन ज्ञानियों से आपका कुछ नहीं होगा। आपका भला होगा कब? जब आप आत्मदीपो भव, बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। एथिक्स के पेपर में नैतिकता की परिभाषा हर जगह आपको मिलेगी। लेक्चर आप देखिए, ऑनलाइन बहुत सारे हैं, जिसमें कोई आपको नैतिकता के अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी पे लेके गया, ये इसकी शब्दावली है, इस तरीके से पढ़िए। मेरा अपना मानना है, और जो यूपीएससी भी मानती है, कि नैतिकता कितनी व्यवहारिक है उससे बात बनेगी। यूपीएससी में नंबर उसको मिलेंगे, या स्टेट पीएससी में जो भी आप दें, यूपी पीएससी है, बीपीएससी, जहां भी आता है एथिक्स, वहां नंबर आपको उस समय मिलेंगे आप जितने व्यवहारिक होंगे। अगर आप व्यवहारिक नहीं हैं तो आप लिखेंगे सतही और किताबी। किताबी जहां लिखेंगे वहां पे 55 साल के लोग बैठे हुए मोटा मोटा चश्मा लगा के, वो तुरंत पकड़ लेंगे आपको कि आपके ज्ञान में जोर कम है, बनावटी ज्यादा है। बात समझ पा रहे? और एथिक्स के पेपर के साथ यही है यहां समस्या। यहां जितने लोग हैं पढ़ाने वाले सभी अच्छे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जो पबेट पढ़ता है वो कहता है मैं एथिक्स बहुत अच्छा बता दूंगा। जो फिलॉसफी में बहुत अच्छा, वो कहता है कि वो तो पूरा जो फिलॉसफी ही है एथिक्स। जो मनोविज्ञान पढ़ता है वो कहता है नहीं एकदम इजी है, एथिक्स में कुछ नहीं है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। एथिक्स में बात यह समझनी है कि आपको व्यवहारिकता कितनी है। ना तो मनोविज्ञान पढ़ना है, ना पबेट पढ़ना है, ना साइकोलॉजी पढ़ना है, बल्कि उसके एप्लीकेशन को देखना है। सिद्धांत देने से बचना है। ये बड़ी समस्या होती है ऐसे में भी लोगों के साथ। जिसका ज्योग्राफी है, ऐसे का टॉपिक आ गया ज्योग्राफी, और लय उतार दिया ज्योग्राफी सिद्धांत, ऐसा होता है वैसा होता है, नंबर है ऐसे में बहुत खराब। खूब हुआ ऐसा। आपसे सामान्य रूप से पूछा गया और आपने विशेषज्ञ रूप से बता दिया, ऐसे समझो। मैंने पूछा सामान्य तरीके से, आप बता रहे हैं विशेषज्ञता। नहीं चाहिए यूपीएससी को विशेषज्ञता, तो रिसर्च स्कॉलर को नहीं बुला लेंगे, आपको क्यों बुलाएंगे? बोलो, बताओ भाई, बात बताओ पहले। यह प्रश्न बात आपसे अपने आप को करना पड़ेगा। आप अपना सिलेबस उठाओ, देखो थोड़ा, आओ सिलेबस पे क्या कह रहा है सिलेबस। इस सिलेबस में क्या बात है?
जो सामान्य अध्ययन पेपर 4, 3 शब्द लिखे, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। मैं आज कुछ भी नहीं लिखूंगा, 1-2 दिन केवल बात करेंगे और उसी से ही तुम्हें सारी चीजें खोल के बता देंगे। जो लिखना भी होगा थोड़ा बहुत लिख देंगे, कहने का मतलब भावना समझो। 3 चीजों का आपसे परीक्षण होना है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। सत्यनिष्ठा क्या? सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह, महात्मा गांधी। अब मैं एक नया उसमें जोड़ रहा हूं कि हिस्ट्री वाले भी इथिक्स पढ़ा सकते हैं। अब ये समझना, लेकिन मैं आपको व्यवहारिक होके बताऊंगा, हिस्ट्री की बात नहीं है, व्यवहारिक होके बताऊंगा कि आप जितना निरपेक्ष होकर, जितना हटके अपनी बात को रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। और अगर आप डूबे कहीं, या कोई सिद्धांत या कोई विचारक या कोई दार्शनिक आपको मजा आने लग गया, आपने पढ़ लिया किसी को और उसको एथिक्स में उतारने लगे कि इसने ये कहा, इसने ये कहा है, नंबर गया। 3 बातें क्या? नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। क्या है इसका सिस्टम? नोट पुराना वाला ही, इसको चलिए, बहुत बढ़िया। इसकी स्क्रीन ये ठीक है, कंफर्ट है सभी लोग इस पे? ठीक है। नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, 3 शब्दों का खेल है। ये 3 शब्द क्या है? नीति शास्त्र, कैसे रहना चाहिए, समाज को संचालित करने का नियम क्या है, आप किस तरीके से समाज को लेकर बढ़ना चाहते हो। दूसरी बात, सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति आपका आग्रह कितना है। अगर सत्य की बात आ जाए तो क्या मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे? बहुत लोगों का उत्तर होगा नहीं। इसका मतलब आप सत्यनिष्ठ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी तुमने। अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अपने जो बच्चे की मृत्यु के बाद भी अपनी पत्नी से टैक्स मांग लिया। यह भारत भूमि है, यहां सत्यनिष्ठा पे खेल हुए। राम सत्यनिष्ठ थे। समझना पड़ेगा सत्यनिष्ठा क्यों यूपीएससी आपसे पूछना चाहती, क्योंकि आप जिस पद पे बैठेंगे उस पद पे बैठने के बाद अगर आपने निष्पक्षता नहीं दिखाई तो फिर तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। फिर जो प्रशासन में क्या होगा? इस पेपर को लाने के पीछे सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां जो ऐसे प्रशासक हों जो वास्तव में सत्यनिष्ठ हों। प्रश्न की प्रवृत्ति क्या होगी? जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कंडीशन में क्या निर्णय लेंगे, और वहीं आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। हमें ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उस समय ऐसा नहीं करना होगा तो फिर आप दूसरी बात बताने लगेंगे। तो यहां अगर आप देखें, नीति शास्त्र, जो सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब आप किस तरीके से करेंगे। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है? आपने देखा होगा कि आप जाते हैं सरकारी ऑफिस में, अधिकारी कहता है हटाओ हटाओ इसको, नहीं कहता? कहता है। मैक्सिमम ऑफिसर के साथ यही बात है। क्यों? एटीट्यूड बदलने की तो बात हो रही है प्रशासन में। गांव का जो गरीब वंचित रामू आएगा, गांव का जो आपसे काम कराएगा, गांव की बुधिया आएगी जो आपसे बोलेगी। आप तो एटीट्यूड में चले गए साहब। आपने बनाया है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य है भारत, लेकिन कल्याण तो हो ही नहीं रहा। अपना कल्याण हो रहा है प्रशासन में जाके। नौकरी क्यों चाहिए? राजा बनने की भारत में फितरत है। यूपीएससी से आप उम्मीद क्या करते हैं कि आप आईएएस बन जाएंगे? आईएएस बनने के बाद फिर आप अपने हिसाब से विकास करेंगे।
जिसमें स्व का विकास सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक देना, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हर बात सही बोलूंगा। अपना विकास, देश का विकास होता रहेगा, राज्य का विकास होता रहेगा, जो जिले विकास होता रहेगा। हम ही थोड़ा थे, इससे पहले कितने आए थे, कितने गए, उन्होंने क्या किया, हो गया। ऐसे देश इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा। ये 3 शब्द जो लिखे हैं इसको समझ लीजिए, तो आप जब प्रश्न लिखेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप चीज स्पष्ट हो जाएगी। यूपीएससी से आपको क्या उसको चाहिए आपसे, क्या समझ पा रहे हैं बात? और इसके सिलेबस में लिखा हुआ क्या, इस प्रश्न पत्र में ऐसे जो प्रश्न होंगे शामिल जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को चेक करते हैं। अब समझिए, सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों, जो उम्मीद में है कि मिलेगा मुझे, उम्मीदवारों से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। लेकिन जब अंदर ही चोरी बैठी है तो अंदर एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या, हमको हर जगह सिखाया जा रहा है चोरी करना, हर जगह चोरी करना सिखाया जा रहा है। नौकरी पा जाइए तो साथ में जोड़े, देखो तुम्हारे साथ एप्पल का लेके चलता है, तुम मरे जा रहे हो, हमारे साथ भी है। तुम टीचर हो, देखो वो वाला टीचर वहां ले लिया एप्पल, तो फिर क्या करेगा टीचर? बेईमानी, भ्रष्टता। भाई हमको पहनने का मन है हीरे की अंगूठी, राडो की घड़ी, वो तो नहीं आएगी जो सामान्य पैसे में। आईएएस भी बन जाओ तो आपसे भी नहीं आएगी। उसके बाद भी आपको पहनना है राडो, आप देख रहे हो लोगों को अगल बगल, और ये समाज आपको प्रभावित करेगा। और समाज जब आपको प्रभावित करेगा तो आप ईमानदार तो नहीं रह पाओगे साहब। तो कैसे ईमानदार बने? बहुत अच्छा उदाहरण है महात्मा गांधी, कोट करूंगा मैं उन्हें। महात्मा गांधी आए तो साउथ अफ्रीका से, पढ़े ब्रिटेन, बड़े बैरिस्टर, और देश में लोगों को देखकर हो गए दुखी, पीड़ा समझी, पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। छोड़ दी वकालत, छोड़ दिया बच्चे, कहां गए कुछ पता नहीं, उनके बच्चों का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। देश को आजादी दिलाई। अब कुछ लोग ये मान सकते हैं नहीं अकेले उन्होंने नहीं दिलाई, लेकिन काम तो बहुत बड़ा किया, खूब गालियां सुनी, लेकिन काम करने से पीछे नहीं हटे। ईमानदारी का मतलब यह है कि अगर आप उस रास्ते पे हैं जहां बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही, बहुत सारे लोगों का कल्याण करना है, तो अपना हित छोड़ना पड़ेगा। स्वहित से ज्यादा बड़ा है परहित। एथिक्स के पेपर में यह चीज आपको बार बार दिखेगी। ऐसे आप में से कोई 2, 4, 5 ऐसे अधिकारी चले जाएं जो परहित की बात करने लगे, अपने आप क्रांति पैदा हो जाएगी देश में। 2, 4 लोगों के नाम आ जाएंगे, भैया फलाने व्यक्ति तो जो काम करते किसी की बात नहीं सुनते, निष्पक्ष है। यही होगा, ज्यादा ज्यादा स्थानांतरण तो होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको ईमानदार आदमी चाहिए, उस दिन आप कहीं बैठे होंगे, आपको ढूंढ निकाला जाएगा कि फलाना व्यक्ति को बुलाओ, उनको लाओ प्रशासन। तो होता है प्रशासन, जब निष्पक्षता चाहिए तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है। आपको अधिकारी बना दिया, अब अपने समाज के लोगों को बुला, भैया तुम आ जाओ, मुन्नू, चुन्नू भैया आओ ऑफिस बैठो। अब चुन्नू भैया के हिसाब से ऑफिस चल रहा है। चलता है कि नहीं चलता बताओ भाई? चलता है। इसलिए ईमानदारी की बात है, इसलिए निष्पक्षता की बात। ये आपके सिलेबस में लिखा। हम कितना सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं, मैंने बार बार कहा अपना सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पढ़िए। पूरी कहानी हम सीधे आते हैं, एकदम उतर जाते हैं। ये एथिक्स में नीति शास्त्र की परिभाषा ये है, नैतिकता परिभाषा ये है, इसको ऐसे रट लिया जाएगा, फिर उतार दिया जाएगा।
खत्म, बाजार खत्म है, कुछ नहीं होगा। वो सब जानते हैं, हर आदमी रट रहा है। आप में क्या अलग है? क्यों बताओ भाई, क्या लगा आप में? अलग क्या है? हम तो वो चुनेंगे ना, अलग। अलग चाहिए, अलग। और हर व्यक्ति के विचार अलग अलग ही होंगे। मैं एक बात बोलूंगा, आप सब अलग अलग समझोगे, क्योंकि जिसका जितना स्वधर्म है वो उतनी ही समझेगा। अब स्वधर्म पूछेंगे आप क्या है? आपकी पात्रता कितनी है? हर आदमी आईएएस बनना चाहता है। कौन ऐसा यहां बैठा है जो ये कह दे मैं आईएएस नहीं बनना चाहता? पीसीएस बनना चाहते होगे, तुम कुछ सीखना चाहते होगे, बुद्धिजीवी बनना चाहते हो, कुछ तो चाहते ही होगे। लेकिन अधिकतर लोगों से पूछोगे तो 90% ज्यादा लोग बताएंगे आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन कैसे बनेंगे? प्रश्न तो यहां है, बनेंगे कैसे हम? तो बनने की बात यहां पूछी जा रही है कि बनेंगे आप इसी तरीके से कि आप थोड़ा ईमानदारी दिखाइए। एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का आईपीएस हुआ, एथिक्स में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नंबर, लेकिन चाह है आईएएस नहीं बने। अगले साल फिर परीक्षा दिया, नकल करते हुए पकड़ा गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप इथिक्स में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में नंबर लाए, 150 प्लस नंबर थे। अगले बार नकल। अरे आईपीएस में रह जाते, मरना बेहतर है यार, क्यों नकल कर रहे हो? तुम इतने बड़े पद पे पहुंच गए। लेकिन लालच, आईएएस में ज्यादा पावर होती है, 40 विभाग मिलेगा, सबको कंट्रोल कर लूंगा। आईपीएस में केवल एक विभाग है, पुलिस। 5000 आदमी मिलेगा, अरे उन्हीं एक ही चीज को देखते देखते जो जी उब जाता है। आईएएस हो जाएंगे, कभी मन करेगा पीडब्ल्यूडी में जाएंगे, कभी मन करेगा हेल्थ में चले जाएंगे, कभी मन करेगा एजुकेशन में घूम आएंगे, कभी मन करेगा पुलिस देखाएंगे, सब जय हिंद मारेंगे आपको। लालच। और उस लालच में इतने बड़े पद को दांव पे लगा दिया, बाद में सारी नौकरी चली। आईपीएस भी अभी जेल में है। बनो भैया। तो ये बात समझने की जरूरत है दोस्त, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां यही कह रहे कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति आपकी अभिवृत्ति चेक की जाएगी। अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड। जिसके जो परिवार में ही बेईमानी सिखा दी जाए, बेटा दूसरे को माल ले आना, दूसरे के सामान रखे, उठा लिया किताब कलम ले आना बेटा दो। और भाई अगर आपको परिवार में सिखाया जाए, घर में ही, जैसे मां जो सबसे बड़ी गुरु होती, मैं मानता हूं कि मां से बड़ा कोई नहीं। मैंने, जो लोग होंगे पुराने वो लोग जानते होंगे कि मेरी माँ जो नौकरी में रही, तो हम लोग को बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी उनका ये प्रयास जरूर रहता था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता रहे, अच्छी जगह भेजी जाए। तो हम लोग हमेशा बाहर रहे, लंबा समय रहा बाहर रहने। इंटरमीडिएट के बाद से ही बाहर है और आज तक अपने घर नहीं जा पाए, सबसे बाहर ही है। बाहर ही कर दिया घर वालों ने कि जा जी ले अपनी जिंदगी। इलाहाबाद गए तो ये सोचे थे कि जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो लोग घर वाले बुला लेंगे। एमए हो गया, सोचे कि अब हो जाएगा। फिर उसके बाद लोगों ने कहा दिल्ली चले जाओ भैया, तुम दिल्ली चले जाओ, बढ़िया पढ़ने में हो, चले जाओ। दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली ने चिपका लिया, जाने ही नहीं दिया। फिर जो परिवार से शिक्षा मिली वो चीज बहुत ज्यादा। हमारे घर में सभी लोग पुलिस में है, लेकिन भ्रष्टता नहीं थी। पुलिस में थे हमारे यहाँ, पापा भी माता जी भी, दोनों पुलिस में। पापा हमेशा मेरे कहते थे पुलिस में कोई नहीं जाएगा मेरी पीढ़ी। क्यों? क्योंकि पुलिस में जो तरीका था पैसा आने का, वो तरीका उन्हें पसंद नहीं था। तो अक्सर मुझसे कहते रहे यार पुलिस की नौकरी जो है ना, बहुत मतलब न चाहते हुए भी थोड़ा गड़बड़ करना। आईपीएस हो गए तो ठीक है, लेकिन जहां पे अगर आप जो सब इंस्पेक्टर हैं, वहां पे वही बात ही चलेगी, आएगा चोर मारना पड़ता है 2 हाथ, फिर वो लाके पैसा देगा। अब समझिए, इससे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि परिवार ये आपके एथिक्स में है कि परिवार से कैसे मूल्य मिलेगा। तो परिवार में सबसे बड़ी इकाई मां। मां अगर अच्छी है तो भरत पैदा होगा।
इतिहास पढ़े हैं तो एक कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत और जो शकुंतला की जो प्रेम कहानी है, और राजा दुष्यंत जब शकुंतला को जब जंगल में छोड़ के चले गए ऋषि आश्रम में, तो वहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया भरत। पिता नहीं थे, पिता तो राजा थे, अपने राज्य में थे। मां ने परवरिश किया उस बच्चे की। वो बच्चा शेर से खेलता था। मां ने बता दे कोई डरने की जरूरत है, शेर अपना भाई है, कोई डरने की जरूरत नहीं। खेला बच्चा शेर से। बाद में वही राजा भरत बाद में भरत हुए और उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष। ऐसे लोगों से इतिहास है आपका, ये हल्का फुल्का इतिहास नहीं है। दुनिया में जितने इतिहास हैं उसमें भारत का इतिहास बहुत ऊपर है। अभी एक नई साइड अभी आई है जिसको आपने खोजा है एक दिन पहले की न्यूज में, जिसमें यह पता चल रहा है कि लगभग 600-700 और 800 ईसा पूर्व के आसपास भारत में नगर थे। अगर ये बात ठीक है तो फिर पूरा वैदिक काल का जो है वो रिस्ट्रक्चर होगा भैया। ये है इतिहास। भारत में बहुत सारी चीजें पहले से चल रही है। हम बहुत सिविलाइज थे। चूंकि अंग्रेजों को हमको बोलना था ना कि हम तो सपेरे हैं, हम उनको जब अंग्रेज कोई आता था तो हम उनको वही दिखाते थे जो सपेरे वाला खेल। हमारे यहां यही होता है भैया, सपेरा देखो, आप जो दिखाओगे उसी से तो आपको समझेंगे। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि सबसे पहली पाठशाला कौन है? परिवार, और उसमें सबसे पहली मां। एक छोटी कहानी सुनाता हूं। छोटी कहानी यह है कि एक बच्चा था 5 साल का, छोटा बच्चा, मां का बड़ा प्यारा दुलारा, बहुत सुंदर, छोटा मोटा, मोटा भी था। स्कूल जाना शुरू किया। एक दिन बच्चे ने लाई रबड़, जो रबड़ जानते, इरेजर मिटाने वाले। मां ने पूछा किसका? के बगल वाले बच्चे का। कि कोई बात नहीं बेटा। अगले दिन लाया पेंसिल। मां ने पूछा किसका है? ये बगल वाले का। उसका। ठीक है। धीरे धीरे बच्चे ने इसी तरह से चीजें शुरुआत किया। मां उसको प्रोत्साहन देती रही और कहती बेटा ऐसा है, अच्छा किया, ले थोड़ा गुड़ खा ले, मस्त रहो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल से साइकिल चुराना शुरू कर दिया। लाए पैसा, मां को दे दिया। मां ने पूछा कहां? अरे बस वही समझो, आज जो साइकिल उठा लिए थे 2-4। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पैसा लाए, ला दे ले, कोई बात। फिर बच्चा और बड़ा हुआ, उसने मोटरसाइकिल उठाना शुरू किया। उठाता गया, मां के पास लाके पैसा रख दिया। मां खुश। क्या बनाऊं? चिकन, मटन? तो बोला मटन बनाओ, मटन। एक दिन पुलिस आई, पुलिस ने उठा लिया बच्चे को। बच्चे को पुलिस उठा ले गई। ध्यान समझना, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। उठा ले गई पुलिस। पुलिस ने बड़ी पिटाई की, बड़ी पिटाई की उसकी। इतनी पिटाई की, उसने कहा मुझे नहीं पता है कि ये चोरी करना गलत होता है, मुझे बचपन से नहीं बताया गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोले झूठ बोलता है, ले और 2 डंडे ले। झूठ बोलता है, दुष्ट कहीं का। उसके बाद उसको नहीं पुलिस छोड़ रही है, और दंड उस पर लगा दिया। पुलिस वालों का तो होता ही है कि ये आपने एक अपराध किया, 6 और आपके साथ फ्री है। मतलब आपने एक अपराध में आप अंदर गए, 6 और लगाए, क्योंकि पुलिस के पास ये रहता है कि भैया अपना जो टारगेट भी पूरा करना होता है। आपके पास मिला अफीम तो बता देंगे इनके पास सब चीज था, हीरोइन भी था, चरस भी था, गांजा भी था, सब लेके चलता है, तो सब खाता रहता है। हम तो रहे ना वहां पे, तो लोगों को मार पड़ती थी, आवाज आती थी अपने घर में। हम कहे ये क्या हो रहा है? कहे अंदर चलो तुम जो है। ने कहा भाई पुलिस तो बहुत क्रूर है, जो बड़े अपराधियों को नहीं मारती पुलिस, छोट भैया टाइप के जो रहते हैं, जो साइकिल चुराएगा, जो मोटरसाइकिल चुरा लेगा, उन्हें उठा लेगी। अभी तो क्या है कि जो बड़े अपराधियों को ही मार दे रही है। अभी समय बदला है कहीं कहीं, अब तो उठा ले रहे हैं। अब जो बदमाशी करा उठा दे रहे हैं उसको, काम समाप्त। उस बच्चे ने कहा एक बार मां से मिला दो। कहा एक बार मां से मिला दो। कहें क्यों? कहें मिला दो बस। मां आई,
माँ का माँ इधर आना, माई उसने कान काट लिया माँ का। माँ ने कहा कि ये क्यों किया, कि अगर पहले बता देती तो आज ये ना होता। ये चोरी भी होती है क्या? यही है, ईमानदारी का मतलब आपको परिवार से सीखना पड़ेगा। अगर परिवार में नहीं है उसके बाद भी आप अच्छे हैं, तो इसका मतलब कि आप इनबिल्ट अच्छे हैं। किसी के परिवार में हो सकता है कि कोई अच्छा काम ना होता हो, लेकिन उसके बाद भी आप अच्छे, इसका मतलब कि आप बहुत बेहतरीन हैं, आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं को यूपीएससी आपके भीतर से दिखना चाहता है। आई बात समझ में? तो मां अच्छी होनी चाहिए, मां के साथ ये विकल्प है, मतलब मां का बहुत रोल। आज के मां बच्चों मैगी खिला, मैगी खा लो, जो लॉलीपॉप खा लो, मोबाइल ले लो बेटा, तो बच्चा फिर बहुत अच्छा नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि वो बाद में आपकी सेवा करेगा, आपको माता माता जी माता जी माता जी करेगा। वो तो यूरोप वाला ही होगा कल्चर, कि वहां याद दिलाना पड़ता है मदर्स डे, मां, फादर्स डे याद, पता नहीं कौन है फादर। अरे आप लोग हंस रहे हैं, ये बड़ी समस्या है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बड़ी समस्या है यूरोप में। अवैध संबंधों का इतना ज्यादा वहां खेल है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या चल रहा। भारत में इसको लोग बहुत अपना रहे हैं। जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, आप देख लीजिए, यहां उठा के पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए और उसमें पूछ लीजिए क्या है, आपको पता चल जाएगा सारा बात। यहां हर आदमी के अंदर, चाहे महिला हो या पुरुष, लालच। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है, तब कुछ नहीं होता, कुछ बचेगा भी नहीं, खत्म हो जाएगा सब, चिंता ना करो। इसलिए इतिहास देखिए, अपनी संस्कृति देखिए, और अपने आप को देखिए। गलत एक लिमिट के बाद नहीं, बस हो गया। वो यूरोप ने गलत किया, यूरोप में पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या चल रहा है, और वहां के लोग अशांत होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि भौतिकता में शांति नहीं है। सारा काम पैसे के लिए हो रहा है, सारा काम। नैतिकता अपने आप जीरो हो जा रही है पैसे के नाम। यहां पैसा बात करिए, अच्छे अच्छे लोग नहीं मानते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वैसे आपको वीडियो बनाते हुए दिखाई देंगे, पैसे से बहुत कुछ हो सकता, नहीं हो रहा। कौन कहता है कि हम नहीं बिक सकते? देखिए, लोग बोल दे रहे हैं टीचर की, मैं तो बिक जाता हूं। अरे भाई, इतनी बड़ी बात, इसका मतलब कि पैसे में तो दम है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आपसे वो कुछ भी बुलवा सकता है। इसीलिए मार्केटिंग में बहुत खतरा होता है। जो बहुत अच्छा बोल रहा है, अगर उसकी बात लोग सुन रहे हैं तो वो कुछ भी बोल देगा तो बिक जाएगा। इसलिए अपने ईमान को जिंदा रखना है, और ऐसे लोग अगर अधिकारी बनेंगे तो इथिक्स का पेपर लगाने का जो औचित्य है वो सिद्ध होगा, क्योंकि आप ही रोल मॉडल हैं। और अगर आप में गड़बड़ी होगी, आप एक निष्ठ हो जाइए। भाई, हम ये नहीं कहते कि आप किसी से प्रेम मत करिए, प्रेम करिए, खूब करिए, दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रोज प्रेम बदल जा रहा है, उसमें दिक्कत है, उसमें समस्या है। इसका मतलब कि आप जो व्यवस्था में भी ठीक नहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं। आप सभी लोग इतने योग्य हैं, इतने समझदार हैं, ये बातें समझते हैं। हमें उस तरीके से ही समझना पड़ेगा। और क्या है हमारा जो दृष्टिकोण, क्या है समाज में हमारा दृष्टिकोण, और जो समाज से आचार व्यवहार है। यहां देखिए, आचार व्यवहार और दृष्टिकोण किसके प्रति? समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। अब बताइए, समाज के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा? आज के समाज में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बताओ समाज में? आप यहां आए हैं, हर आदमी आपसे मोह लगा के बैठा है कि मेरा बेटा मेरी बिटिया ये हो जाएगी ना, फिर दिखाता हूं, फिर दिखाती हूं कि मेरी लड़की गई है, अब वो बताएगी तुझे। लड़कियों पे भी दबाव बहुत है इस समय, ऐसा नहीं लड़कियों पे दबाव नहीं है, बहुत दबाव है। जिसकी शादी हो गई उसके लिए तो ठीक है, उस पर भी बहुत दबाव है कि पति ने कह रखा है 2 साल का टाइम दे रहा हूं,
2 साल के नहीं निकाला, बस बंद करो। और तुम कितने साल पढ़ाई किए? अब इस पे समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहां पे आप देखिए कि समाज के साथ संबंध क्या और क्या समाज से आपको मिल रहा है। मनुष्य, मानव अपने समाज का ही उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। आपके समाज में इस समय लालच को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपके समाज में इस समय अच्छेपन को कोई नहीं प्रोत्साहन देता। आप अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे बने रहिए, कोई मतलब नहीं। आप कितने लाभदायक हैं उससे बात बन रही है। लाभदायक कैसे होंगे? जब आप दुरुपयोग करेंगे। एक मैं अधिकारी को कोट करूंगा यहां। इलाहाबाद में एक डीएम थे, राजशेखर। राजशेखर अभी तो जो सीनियर आईएएस है। और उनके साथ एक बात हुई कि जब वो थे तो उन्होंने कहा अपने परिवार को कि भाई हमारी हमारी सरकारी गाड़ी से तुम कहीं नहीं जा सकते, आप अपनी गाड़ी से। तो बड़ा उस पे वहां पे बहुत बात उठी कि हम तो डीएम हैं और हमारे परिवार के, मतलब उन्होंने ही अपने आप कह दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी बात बोल सकते हैं? बहुत रेयर। वास्तव में प्रशासन में ऐसे लोगों की जरूरत है। चाणक्य ने कहा कि जब मैं सरकारी काम करूंगा तो सरकारी तेल का इस्तेमाल करूंगा, जो दीपक जलाऊंगा। अपना कर्म करूंगा तो अपना तेल जलाऊंगा। भाई ये नैतिकता किसमें है क्या? ये बात यहां से निकल के आएगी कि हम क्या सोच रहे हैं, समाज हमारी तरफ से हमको क्या दे रहा है। समाज हमको ये कह रहा है कुछ मत सोच, ना नैतिक ना नैतिक, पैसा कमा, आईएएस बनो, पैसा दोनों हाथ से। तो आपका साध्य भी अच्छा नहीं है, साधन भी अच्छा नहीं है, दोनों अपवित्र हो गए। महात्मा गांधी कहते हैं ये दोनों अपवित्र हो गए तो खत्म हो गई बात वैसे ही। और यहां पे अधिकतर लोगों के साथ यही समस्या है। साध्य आईएएस, साधन नकल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। आईपीएस होके अगर वो कर सकते हैं, आपको अवसर मिले तो आप नहीं करेंगे क्या? भाई इसी पे अगर आप देखें तो मूवी आई ना 12th फेल, आपने देखी? उसमें यही कहानी है। उसकी ईमानदारी पे ही वो सेलेक्ट हुआ लड़का। बेईमानी होती तो सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बोर्ड ही ऐसा था कि वो सेलेक्ट ही नहीं करता। बोर्ड हमेशा, आप बोर्ड पे कभी प्रश्न मत उठाइए, बोर्ड हमेशा अच्छा होता है, हर बोर्ड अच्छा होता है। एक जो लड़की इंटरव्यू दे रही थी हरियाणा की, ना उसको अच्छे से हिंदी बोलने आता था ना अच्छे से अंग्रेजी, और हरियाणी भी बोलती थी। इंटरव्यू कॉल हो गया, जब पहुंची तो उससे जो बोर्ड ने अपने तरीके से बात करना शुरू करता है। बोर्ड तो वैसे ही बात करता है। खाप पंचायत पे लेगी उसको, हरियाणा की लड़की। खाप पंचायत, क्या खाप पंचायत तो ठीक है, क्या गलत है, वही फैसला कर देते हैं गांव में, बेटा कोई दिक्कत तो है नहीं। आपका क्या सोचना है? मेरे हिसाब से तो ठीक है, बोर्ड मेंबरों ने कह दिया मेरे हिसाब से तो ठीक है बेटा। अब लड़की फंस गई, क्या बोलेगी? ठीक है सर, ठीक है। अब एक ये उत्तर हो सकता है। 6 लोग 5 लोग बैठे हैं जो इतने सीनियर मोस्ट हैं, वो कह रहे हैं ठीक है। आप क्या कहें? नहीं ठीक है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं ठीक है। वही तो चेक कर रहे हैं, बैठे हैं। ऐसे ही लोग आपको इन्फ्लुएंस में लेंगे। मंत्री फोन करेगा उसको मार दे। मैंने कहा यार हम ये इस काम के लिए बैठे हैं क्या? ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। जो काम सही होगा, संवैधानिक होगा और लोगों के हित में होगा, वो काम होगा। जो काम गलत होगा, व्यक्तिगत किसी कारणों से होगा, वो नहीं होगा, चाहे कोई कहता हो। इसलिए अधिकारी कहते हैं कि आप लिख के दीजिए, तो लिख के देता नहीं मंत्री, केवल वर्बल बोलता है कि हाँ ये कर देना, और फिर जब नहीं, जब सुनते हैं तो दिक्कत होती है। ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हमें आज के समय में देखना है। और बाद में उस लड़की ने बोल दिया मन्ने के बेरा, हरियाणवी में, मुझे कुछ नहीं पता, जो मन करे हो।
उसको सेलेक्ट किया है, उसको सेलेक्ट कर लिया, तो भैया यूपीएससी है, ये देखता है कि आप कितना रुक पाओगे। 2-4 मिनट भी नहीं रुक पाओगे अगर आप ये हर बात पे यस सर, नो सर, समझ गया कि तुमसे कुछ ना होगा। वहां जाके तुम जाके पहले ही राउंड में बाहर हो जाओगे। थोड़ा दबाव आएगा, आ गया गुंडा चाकू लेके, मार दूंगा, आपने तुरंत साइन कर दिया। नहीं, आप ऐसे समझिए ना, आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हैं और सपोज करिए कि किसी जो बच्चा है वो आपका बच्चा हो सकता है, उसको किडनैप कर लिया किसी ने और बोला उसे मार दो, जिसके साथ आप हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, वहां क्या होगा? यही तो डायलेमा है। बच्चे को बचाएं, उस व्यक्ति को बचाएं। जिम्मेदारी क्या कहती है, हम क्या कर रहे हैं, तो बात बनेगी। और उस समय फिर आपके पास एक निर्णय लेना होगा, और यही है निष्ठा। राजस्थान में कहानी चलती है धाय मां की। अपने बच्चे को रख दिया और राजा के बच्चे को बचा लिया। ये कहानियां ऐसे इतिहास नहीं बने, इतिहास में बने नैतिकता पर। ये समझना पड़ेगा कि यहां पर यही बात कह रहे हैं कि आपकी आवृत्ति, एटीट्यूड कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, और समाज से आचार विचार आपका कैसा है, आप इंटरेक्शन कैसे कर रहे हो, और जो विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं समाज में, उन मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हो। जो समाज की समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान कैसा आप रखते हो। समाज में समस्याएं हैं, आप समाधान किस प्रकार का रखोगे, क्या है समाधान, बोलिए। ये समाधान जब आप रखेंगे तो फिर अपने संविधान, नीति शास्त्र, विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक, वैश्विक नेता के द्वारा जो कार्य किए गए होंगे, उन कार्यों से फिर आधार बनाएंगे, ना कि हम ऐसे लोगों को आधार बनाएंगे जो केवल भोग विलास में, जो केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आदर्श हमेशा वो व्यक्ति होगा जिसने त्याग किया, इसीलिए राम आदर्श है। राम किसी एक वर्ग विशेष के देवता नहीं है, जैसी यहां पे अभी अवधारणा चल रही है। राम उस समय हुए जब कोई धर्म ही नहीं था। इसीलिए अगर आप देखें तो फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया कि राम सबके पूर्वज है। अब समझना पड़ेगा, जब राम थे तो कोई धर्म नहीं था, जब कृष्ण थे तो कोई धर्म ही नहीं था। इसीलिए वो सनातन धर्म की बात हो रही है। जो राम सेतु मूवी देखी होगी आप सबने, देखी है ना, 7000 साल का वहां पे पत्थर का वो आंकड़ा बता रहे आर्कियोलॉजी से, 7000 साल पहले राम हुए होंगे। इसका मतलब ये है 7000 साल पहले तो कुछ है ही नहीं धर्म के नाम। बताओ आप मुझे कोई धर्म हो, मैं तो नहीं जानता। तो राम सबके पूर्वज हैं कि किसी एक व्यक्ति के, या जो किसी एक जो वर्ग विशेष के? सबके हैं यार। पता नहीं कैसे लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये दिक्कत है समाज में। इतना विभाजन पैदा कर दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। राम सबके आदि पुरुष है। राम ही आदि और राम ही अंत है। कबीर ने कहा, राम नाम अति दुर्लभ और अंते नहीं काम, आदि मध्य और अंत हूं राम हिते संग्राम। मुसलमान परंपरा में पले बड़े, सब जानते अपना आराध्य राम को मना लिया। तुलसी कहते हैं, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। तुलसी के राम गरीब नवाज हैं। अब बताइए, महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते हैं। क्या है राम राज्य? जहां कोई विषमता नहीं है, सब जगह समता है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा राम राज्य में। कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी।
सबको समान अवसर मिलेगा, ये है गांधी। अब कोई कहे कि नहीं धर्म का एंगल, गांधी जी ने तो कहा कि धर्म तो होता ही है, राजनीति के साथ वैसे ही जुड़ेगा, बिना धर्म के राजनीति की वैसी नैतिकता नहीं बचेगी। धर्म, अब ये समझना पड़ेगा धर्म क्या चीज है। धर्म जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है। अब तोड़ने वाला धर्म होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवियों के पास पूरा ज्ञान होता है। हमसे कोई कहे कि नहीं धर्म ऐसा है वैसा है तो मानेंगे नहीं। इस दुनिया में एक दुनिया है, एक ही ईश्वर है, उसी को अल्लाह कह लो, राम कह लो, ईसा मसीह कह लो, जो कहना है वो कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े सब बदल लो अपने अपने, लेकिन अंदर जो सत्ता है वो एक है। और जब ये बात समझ में आएगी, आप अपने आप निष्पक्ष हो जाएंगे, अपने आप सबके लिए समरस हो जाएंगे, आप सबके लिए जवाबदेह हो जाएंगे। आपके लिए ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना कोई धर्म का विभाजन। हमारे लिए समस्या क्या है? विभाजन। हम बोलते हैं कि हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, जब आदमी आ जाता है तो कहते हैं अरे नहीं यार तुम, हम नहीं कर पाएंगे। अंदर से विषम है, हम अंदर से विषम है, क्योंकि हमारे समाज ने, हमारी परंपरा ने, हमारे धर्म ने हमको जो धर्म बताया कि हम उसको मान बैठे हैं। लेकिन धर्म हमको यह समझना पड़ेगा कि जो वास्तविक है वो क्या है, जिसको राजा राममोहन राय समझा रहे हैं, जिसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर समझा रहे हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। तो यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे समाज के सामने जो समस्याएं हैं, उन मुद्दों का समाधान कैसे होगा और आप किस तरीके से समाधान करेंगे, वो एटीट्यूड कैसा होगा। इसके पहले भी ऐसे ही अपना सिलेबस पढ़ा था, समझना पड़ेगा सिलेबस को। एटीट्यूड कैसा है, मनोवृत्ति आपकी कैसी है। और जब आप इस तरह की मनोवृत्ति का आपका परीक्षण होगा, और इसके लिए यूपीएससी ने खुद कह दिया है हम केस स्टडी को भी मानक बना सकते हैं, पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता, उसके विशेषाधिकार। इन सारी बातों को जांचने के लिए कि आप सार्वजनिक जीवन में ईमानदार हैं, आपका अच्छा व्यवहार है, आप समाज के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये हम चेक करने के लिए हमारे पास कई पैरामीटर हैं। क्वेश्चन भी ले लेंगे और आपको जो केस स्टडी भी दे देंगे। आप बताओ कि आप कैसे, और वहीं हर बात खुलेगी। नहीं, अब आइए अपने सिलेबस के पहले टॉपिक। क्या है पहला टॉपिक? नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र को हम क्यों पढ़ें और मानव के साथ उसका क्या संबंध है? आ रही बात समझ में? जो बोर तो नहीं हो रहे हो, थकते नहीं रहे हो कि जो नींद आ रही हो, किसी की नींद आ रही है? नींद आने वाले कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नींद आनी चाहिए। नींद आए तो पहले हमको बोल देना, 2 मिनट ब्रेक कर दूंगा। जितने देर पढ़ाऊं उतने देर अपने दिमाग में कुछ बातों को लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा। क्या है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति सार का, जो नीति शास्त्र का सार तत्व, कि जो मानवीय जो क्रियाकलाप है, मानवीय जो क्रियाकलाप है उसमें नीति शास्त्र का सार तत्व। कोई किसी से बोलता है अपने आप ही पता चल जाता है वो कैसा है। आप मेरे मित्र हैं तो मैं आपसे अच्छे से बोलूंगा, लेकिन आप मेरे नहीं जानने वाले हैं तो मैं ऐसे ही बोलूंगा अबे तबे करके। तो क्या पता चलेगा? उसे पता चलेगा कि आपका एटीट्यूड क्या है। जिसको जानते हैं उसको तो हम सब प्रेम देते हैं, अच्छे से बोलते हैं। जिसको नहीं जानते उससे कैसे बोलते हैं? रिक्शे वाले को, अरे सुन रहे,
पता चल गया कि आप किस एटीट्यूड में बात करेंगे। ये बात हो रही है मानवीय जो क्रियाकलाप, उसमें नीति शास्त्र है या नहीं। हमारे जो व्यवहार हैं, हम किस तरीके से लोगों के साथ अपना व्यवहार करते हैं, ये चीज। और क्या दिख रहा है? इसके निर्धारण के लिए आपके पास क्या तरीके हैं और इसका क्या परिणाम निकलता है। मतलब नीति शास्त्र का निर्धारण और परिणाम, तो कुछ होंगे पैरामीटर्स, अभी चर्चा करेंगे आगे की चर्चा, और नीति शास्त्र के पैरामीटर क्या हैं, कैसे हैं। अभी तो केवल ये बात हो रही है कि नीति शास्त्र का निर्धारण कैसे होगा और उसका जो परिणाम क्या निकलेगा। अगर साध्य अच्छा होगा तो जो अच्छा साधन रखा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। साध्य अच्छा है, जो साधन अच्छा नहीं है, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पे ये बात समझने की होगी। और क्या है, नीति शास्त्र के आयाम क्या होंगे, उसके डायमेंशन क्या होंगे नीति शास्त्र के। नीति शास्त्र के आयाम, इसके रूप कौन कौन से होंगे, किस तरीके से हमको समझना है नीति शास्त्र। आयाम क्या है, डायमेंशन उसके क्या है, और निजी और जो सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। निजी, अभी जो मैंने बोला, निजी और सार्वजनिक संबंधों में निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। जब निजी आपके संबंध है तो वहां पे आप कितनी नैतिकता का पालन करते हैं, और सार्वजनिक जीवन में जब उतरते हैं अब फिर वहां कैसे है। एक्चुअल बात तो वहीं समझ में आती है, क्योंकि आभासी दुनिया में तो सभी अच्छे हैं, वास्तविक दुनिया में जाइए तब पता चलता है कौन कितना अच्छा है। ऐसे देखने में हम सब अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जाइए तब पता चले कौन कितना अच्छा है। अभी वैसी परिस्थितियां पैदा कर दें, आप सबको गुस्सा आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट अभी परिस्थिति पैदा है, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। इससे ये आपको आभास हो जाएगा कि आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी चलते हैं। परिस्थितियों का रोल होता है, यह चीज भी देखी जाएगी। और मानवीय मूल्य क्या है, मानवीय मूल्य और उसमें महान जो नेता हैं, जो समाज सुधारक हैं, धर्म सुधारक हैं, जो प्रशासक हैं, फिर वैश्विक सुधारक हैं, बहुत सारे इसमें आते हैं। मूल्य कहां से बनेगा, जो अच्छा होगा वो उसी से बनेगा मूल्य। अब मूल्य हमारे लिए जो रावण तो नहीं बना देगा मूल्य, कि रावण को मूल्य बनाए। कुछ लोग कहते हैं मैं रावण हूं, अपने नाम के आगे भी रावण लगा दे रहे हैं, रावण। क्या ही मतलब है भाई, रावण का मूल्य कैसे आप ले सकते हैं भाई, जिसकी इच्छाएं कभी नहीं पूरी हो रही हैं, सोने की लंका में रहता है। यहां सब सोने के सोना है, और जो व्यक्ति जो सोने की लंका में रहे वो ऐसे ही सो जाएगा। सोना कलयुग है, तीनों ताप उसी को रखते हैं। आप खूब मोटे सोने की चैन पहना से देखिए, अपने आप गर्दन कट जाएगी 2-4 दिन में। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं आप। अभी एक आदमी था जो सोने की शर्ट पहनता था, उसको मार दिया। हम जो सोने की वजह से मार दिया कि तू सोने की शर्ट पहन, हमें दे। ये समझिए इस बात को कि हमें ये मानना पड़ेगा
कि यहां पर जो मानवीय मूल्य है उसमें महान नेता, जो समाज सुधारक, धर्म सुधारक, उनके विचारों को हम लेंगे तब मूल्य बनेगा, नहीं तो मूल्य नहीं बन पाएगा। ऐसे लोगों से हम मूल्य नहीं बना सकते कि जो अपने आप में, जो हर जगह जो विद्रोह का कारण बना, तो मूल्य ऐसे लोगों से बनेंगे। और मूल्य विकसित करने में परिवार, वही बात आ गया, मूल्य विकसित करने में परिवार, विकसित करने में परिवार की भूमिका, और मूल्य विकसित करने में, शिक्षण विकसित करने में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। तो परिवार जानते ही, आप देख ले परिवार क्या चीज होती है। परिवार को जो हल्के में लेगा वो अपने आप, इसीलिए आप अपने घर में आगे चल के आप सभी लोग समझदार होंगे तो हमेशा ऐसा माहौल रखिए जिससे कुछ सीखा जा सके, जिससे कुछ नयापन आए। घर का माहौल ठीक नहीं है, कुछ नहीं सीखेगा बच्चा, वो सीखेगा ही नहीं। वहां उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी चीजें उसको वहां शिक्षा मिल जाए तो अच्छा परिवार अच्छे समाज का निर्माण कर देगा, अच्छे नैतिक व्यक्ति वहीं से निकलेंगे। अब लोग कहें कि भाई इतनी नैतिकता की जरूरत क्या है, बात आती है लोग कहें अरे बहुत अच्छा बनने का समय नहीं है, तो कलयुग चल रहा है, तो बोलते हैं अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा मत बनो, रावण बनो, रावण, दूसरे का जो हो सब कुछ हर लाओ। लेकिन ये नहीं बताते कि रावण बनने पे होगा क्या, ये नहीं बताते। रावण के साथ ये था, चलत दशानन अवनी डोली, चलता था रावण, धरती हिलती थी, इतनी ताकत थी रावण में। रावण ने भगवान शिव के कैलाश को उठा लिया। ताकत आजमाइश जब होती है तभी तो आजमाइश करता है आदमी, हल्का आदमी आजमाइश थोड़ा करेगा। ताकत ही नहीं, आजमाइश क्या करोगे तुम? आजमाइश तो वही कर पाए जिसके अंदर शक्ति हो। आजमाइश किया और बाद में भगवान शिव ने हल्का सा पैर रख दिया, दब गए हाथ, आराधना किया, भगवान शिव ने छोड़ दिया और उसको एक तलवार दी, चंद्रहास, कहा ये ले, ये तू हमेशा इससे जीतेगा। आपको पता है कि सोने की लंका भी उसकी नहीं थी, रावण की। ये कहानी अक्सर मैं सुनाता हूं अपनी क्लासेस में कि ऐसा जो ब्राह्मण कभी नहीं देखा होगा धरती पर किसी ने, जो दूसरे के घर का गृह प्रवेश कराने गया हो और उसी का घर मांग लिया। आपको पता है कि भगवान शिव ने वो जो लंका बनवाई थी, पार्वती जी की बड़ी इच्छा पे बनवाई थी। पार्वती जी हमेशा ये कहती है कुछ बनवाओ तुम्हारे, वो कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, खुले में रहते हो। पार्वती जी पे भी आ गया दबाव, आज के समाज में देखिए ना दबाव, वही दबाव उस समय बना होगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी कुछ बना दो। अब भगवान शिव ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत तुम परेशान कर रही हो, बनवा देते। तो बोला कुबेर को, कुबेर कम हियर। आया कुबेर, कुबेर को बताया ऐसा है कि तुम बना दो बढ़िया सा घर। तो कहे कि वहां बना दूं जो समुद्र के पास? हाँ बना दे, बढ़िया अच्छा बनाना। कुबेर ही था, उसने बना सोने की लंका। तो पार्वती जी बहुत खुश हुई कि अब सोने की लंका बन गई, बढ़िया से रहा जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, सब मामला एकदम अच्छा हो गया, सेटल हो गया। तो भगवान शिव ने कहा कि इसका गृह प्रवेश करा लिया जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, पूजा पाठ जरूरी होता है घर में जाने से पहले, पूजा पाठ की जरूरत थी। तो अब अपना चेला था रावण, उन्हीं का चेला था। कह रावण पूजा करा दो। प्रभु आपका आदेश क्यों नहीं? देखते उसका दिमाग उड़ गया, कहा ये घर है, अब यही है सोने के साथ समस्या। पैसा रख दो, अच्छे अच्छे आदमी की नीयत अपने आप डोल जाएगी। सोना रख दो, अच्छे अच्छे लोग उसको
उठा ले जाएंगे, चोरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई पाप नहीं। उठाओ यार, दुनिया के पास भरा हुआ है। अब कोई कह सकता है सर ऐसा नहीं होता, नहीं होता है भाई। रोज रखा जाए, रोज रखा जाए, आप एक दिन उठा लोगे, आप उठा ले जाओगे, कह रहे कोई नहीं देखता, कहीं कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो। चारवाक दर्शन क्या कहता है? खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं होता दुनिया में, कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद वहां उसने पूजा कराई, कहे हमको दान दे दो, क्या हाँ कुछ ले ले दान, कोई दिक्कत नहीं है, तू तुम अपना चेला, कोई समस्या। कहीं यही दे देते लंका। पार्वती जी ने अपना अपना जो सर पकड़ लिया, लंका मांग लिया, हम कहां जाएंगे? भगवान शिव ने कहा अब तो मैं दे दिया, अब उनको, अब वो चूंकि जो भोलेनाथ कहलाते हैं, इसलिए तो भोलेनाथ हैं, भक्तों के लिए भोलेनाथ तो अपने जो विष पी लिए। अब आप ये समझिएगा, बड़े स्तर पे जो परमार्थ के लिए होगा वो विष पिएगा, इसलिए सुकरात को विष पीना पड़ा, इसलिए मीरा को विष पीना पड़ा। आप समझिए, अभी तो आपने वो कहानी पढ़ लिया, प्रतीक हो गया कि हाँ हो गया, खूब ताली बजा दी, उससे नहीं मतलब है। मतलब इससे है कि भगवान शिव ने वो लंका उसके मांगने पर दे दी, और उतनी बड़ी अच्छी लंका पाने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुआ। यह है मानो खोपड़ी, ये कभी खत्म नहीं होगी। एक BMW दूसरी बढ़िया वाली लेंगे, मर्सिडीज बेंज कौन लेगा? BMW हम लिए तो जिंदगी खप गई, किसी के लिए कुछ नहीं किया, सबका लूट खसोट के हम जीवन काट के निकल गए। लेकिन जो बड़े लोग हैं, ऐसे लोग हमेशा ईश्वर कहलाते, साहब कहलाते। कबीर ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साईं न भूखा जाए, मतलब कोई भूखा ना जाए, जो साधु ना भूखा जाए। ये इथिक्स के पेपर में आपसे समझी जाएगी बात कि आप किस तरह के समाज को निर्मित करना चाहते हैं, और नीति शास्त्र किस समाज की बात करता है, नीति क्या कहती है। बड़े से बड़े प्रलोभन पे अपने नियत पे खड़े रहना, अपने ईमान से नहीं चूकना, और जो ईमान से चूक गया वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, वो इंसान तो नहीं है। और उसके में और जो पशु में, हो सकता है आपको खराब लगे, कोई अंतर नहीं। जैसे पशु अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए पूरा फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है, सारे अधिकार पशुओं के पास है कि नहीं? पैसा हो तो आपके पास भी है, न विश्वास हो तो अभी आपको 5 करोड़ आपके खाते में भी दे दे, अभी देखिए आपका दिमाग उड़ जाएगा, क्या करे 5 करोड़ का? पूरी दुनिया का भोग भोग लेते हैं, खत्म, उसी में खत्म हो जाएंगे आप, सब खत्म। इसलिए नैतिकता की बहुत जरूरत है, पैसे के साथ साथ नैतिकता। राम इसलिए आपके लिए बहुत आदर्श होने चाहिए क्योंकि राम ने नैतिकता की बात बताई, और उससे बड़ी नैतिकता भरत ने दिखाई। इतिहास के पूर्वज, इतिहास तो पहले मानता ही नहीं था कि जो राम और कृष्ण होते हैं, लेकिन अब एविडेंस उनको सिद्ध कर रहे हैं। ये आर्कियोलॉजी ने जो कुरुक्षेत्र और पंजाब में उत्खनन करके देख लिया, 5000 साल पहले की बात है, कृष्ण की हैं कृष्ण। अब बताइए अब कहां जाएंगे आप? पहले कोई भी विदेशी मेहमान आता था, आप उसको देते ताजमहल, एक अनुकृति, छोटा सा प्रेम का उपहार है। अब आप देते हैं गीता, क्योंकि वो विरासत है आपकी, हेरिटेज है, जिसमें सब कुछ निचोड़ दिया गया, उपनिषद, वेद, ब्रह्मसूत्र। दुनिया का आप, हर आदमी कहता है हम धार्मिक होना, अरे धार्मिक और मत होइए, सही बात जान जाइए, बस हो गए धार्मिक। आप लोगों के लिए अच्छा कर जाइए, बस शोषण मत करिए किसी का, तो बात बनेगी। तो यहां पर मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका बहुत बड़ी है, और लालच का कोई अंत नहीं। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं की भूमिका।
अगर शिक्षण संस्था अच्छा है, बैलेंस है, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे मूल्य मिलेंगे। अगर आपकी शिक्षण संस्था या व्यवस्था ठीक नहीं है, एक धर्म को प्रमोट कर रही है, एक वर्ग को प्रमोट कर रही है, नहीं, एक व्यक्ति की विशेष विचारधारा को प्रमोट कर रही है, खत्म कर देंगे आप देश। शिक्षण संस्था ऐसी होनी चाहिए जहां से एक परिपक्व व्यक्ति निकले, किसी खास धर्म, किसी खास विचारधारा को प्रमोट नहीं होना चाहिए। प्रमोट का मतलब कि आप उसको एक तरफा सोचने वाला मत बना दीजिए कि वो किसी की बात ही ना, अरे हमें सब पता है, मत बताओ, हम जानते हैं तुम्हारे धर्म का, खत्म हो गया। इसीलिए अगर आप देखिए तो जितने भी जो बड़े संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जेएनयू में आप पढ़े हो, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जहां से तो मैं पढ़ा हूं, तो फिर क्या बताते हैं वहां? धर्म और सब ठीक है, सब आपस में एक है। अब जेएनयू में जाएंगे, धर्म और में कुछ नहीं बात होती, जो जो जाति पे कोई बात नहीं होती, वहां लोग अरे जाति, हटाओ जाति फाती। हमारे साथ के बहुत सारे लोग वहां पे हैं, पढ़ाते हैं, कोई नहीं, वहां पे अलग ही है। वहां जो जो महिला पुरुष के पे कोई भेद नहीं है, जो लड़के सिगरेट पी, लड़कियां पी रही, उसमें वो भी बराबरी कर ले रही, अच्छा रेशियो निकल के आ रहा है। लेकिन ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के ये आप कह सकते हैं कि वहां लोगों की सोच ज्यादा प्रोग्रेसिव है। अगर शिक्षण संस्था ठीक है, अब इस पे बात हो सकती है सिगरेट पीना नैतिकता है कि नहीं है, वो बात दूसरी है, लेकिन सोच में खुलापन है, सबको स्वीकार करने की बात, पचाने की बात होती, पचा लेना है सब। और जो कहे नहीं हम किसी की सुनते ही नहीं है, हमारे तो उसमें है ही नहीं, कल्चर में हम सुनते ही नहीं ना, गलत, तुम गलत बता रहे हो, खत्म है। फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, हो पाएगा? इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो भूमिका समझ में आई? चाय पी लूं मैं? क्या लगता है एथिक्स के पेपर में, क्या लग रहा है इसमें? हमको तो कुछ नहीं लग रहा, तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है? कठिन है? अभी तो सुन के मजा आ रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तो जो सुन के मजा आ रहा है, कोई सोएगा मेरे क्लास में तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो मैं मेहनत करता हूं सोने वालों के लिए नहीं, मैं चूंकि परिश्रम करता हूं, मेरी आदत है, मैं जब भी पढ़ाता हूं मन से पढ़ाता हूं, टाइम पास नहीं करता। और अगर कोई सोता हुआ मिलेगा तो फिर ठीक नहीं है। एक एक आदमी जगना चाहिए, सो के आइए अगले क्लास से पहले और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो नैतिकता का मतलब बताते भी रहो, नैतिकता का मतलब खड़ी हो जाओ, बताओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अरे कुछ तो इतनी देर से बोल क्या रहे हैं? पढ़ाई की जरूरत है नैतिकता के लिए, खड़ी हो जाओ, जो समझ में आया बताओ। नैतिकता एकदम डरो मत कोई भी, ये बहुत हाँ, बैठो प्रदीप। परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल जो हो उसको नैतिकता मानेंगे? नैतिकता एक, नैतिकता क्या है? एक पैरामीटर है, इसके बाहर आप जाएंगे तो समाज आपकी आलोचना करके रख देगा। नैतिकता एक पैरामीटर है, जैसे आपने मान लीजिए कि कुछ किया समाज, जिसको समाज मान लीजिए कि अच्छा नहीं मानता। जैसे भारत में अगर आप देखें तो कोई भी इशू ले सकते हैं,
जो समलैंगिक विवाह पे उठा दे। तो समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता नहीं। अब यहां अगर किसी ने कर लिया, उसकी हालत खराब कर देगा समाज। लेकिन यूरोप में कर लें तो उसको स्वतंत्रता में रखते हैं। ये स्वतंत्रता है, अरे कुछ भी हो सकता है। अरे भारत में ये, भारत अपनी संस्कृति क्या कहती है, उसमें नहीं है। तो जो समाज के अनुसार, जो नियम, जो रीति रिवाज चल रहे हैं, जो वो नैतिकता, उन्हीं नैतिकता पे आप कसे जाएंगे। अगर आप देखें, अरे रूढ़िवादिता भी है उसमें, लेकिन अच्छी चीजें भी कुछ हैं। रूढ़िवादिता तो छोड़ेंगे, अभी उस पर बात होगी, रूढ़िवादिता छोड़ेंगे, लेकिन समाज ने जो नियम बनाए नीति शास्त्र में, अगर आप देखें, इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, और इसका मतलब होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज, अब रीति रिवाज में कुछ रूढ़ियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, रूढ़ियां हो सकती हैं, लेकिन रूढ़ियों को छोड़ने के बाद जो अच्छी चीजें चल रही है, जैसे भारत में अभी इसको स्वीकार ही नहीं किया गया है। कोर्ट स्वीकार करने में ना नहीं याद आ गई कोर्ट की, कोर्ट स्वीकार कर ले फिर आपको पता चलेगा। सोशल कुछ भी कर लीजिए, अभी भारत में स्वीकार नहीं हो, भारत ने देख लिया सारा कुछ। जो लिव इन रिलेशनशिप को देख रहे हैं हम, उसको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। क्या प्रभाव निकलेगा ये भी पता है। यूरोप में एक बहुत बड़ी समस्या है, भारत में भी समस्या बन रही है। इस स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी कर गुजरना ये ठीक नहीं है। ये आजादी है हमको, तो हम कुछ भी करेंगे साहब। तो फिर हर चीज हो सकती है, कुछ अनैतिक ही नहीं है, सब नैतिक है। और अच्छा, ऐसे लोग क्या करते हैं, अनैतिक चीज को भी नैतिक बनाए, अरे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। ब्रेन वॉश, आप जाएंगे वहां पे खूब चलता है, बड़े बड़े जगहों पे वहां खूब होता है। अरे कुछ नहीं होता है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे जैसा आदमी आ जाए तो वो उनको समझाने लगते हैं, तो फिर हमारे जैसा आदमी समझा देता, फिर हमसे मिलते ही नहीं। जेएनयू के बहुत सारे लीडरों से हमारी बातचीत होती, वो हमसे नहीं बात करती, लड़कियां नहीं बात करती, जानती है कि ये बहुत शिक्षा देंगे। अरे शिक्षा क्यों नहीं देंगे भाई, जो जो चीज गलत है आप उसको कैसे सही साबित कर दोगे, आर्ग्यूमेंट करो ना, आर्ग्यूमेंट करो तो बात पता चलेगी। आप अपने हिसाब से नैतिकता, अगर नैतिकता की परिभाषा यूरोप है और अमेरिका है तो फिर हम उसकी बात करेंगे, लेकिन हमारी नैतिकता की परिभाषा यूरोप नहीं है। यूरोप में हो सकता है ये सब चीजें चलती हो, और यूरोप उसका जो दंश भी देख रहा है, पिता मर रहा है, मां मर रही है, कोई आता ही नहीं, अस्पताल ले जाके वहां दफना देता है। भारत में ये सब नहीं होता, कल्चर है हमारा, मरने के बाद कितना भी बच्चा दूर हो वो जाता है। यही तो भावना है, देश भारत मतलब भावना। भारत का मतलब जानते हैं, ज्ञान, प्रज्ञान, ज्ञानी। भारत में कभी, भारत हमेशा आगे रहेगा। भारत में है ही है ज्ञान जो लेता है, और हमने दुनिया को ज्ञान दिया इसलिए विश्व गुरु हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है भारत की, कि भारत जो कोई कल्पना दे रहा है दुनिया में। हमारा दर्शन सबसे बेहतर, चीजें, हमारी संस्कृति बेहतर। अब इस आधार पे सोचना पड़ेगा। अब आई नैतिकता, ये जो नीति शास्त्र। अच्छा, नैतिकता क्या होती है? स्टार्टिंग बताया था, तुम लोग ध्यान से नहीं सुने। नीति शास्त्र तो हमने अभी समझाया, नैतिकता नैतिकता व्यक्तिगत है, नैतिकता व्यक्तिगत है भैया। नीति शास्त्र हमारे ऊपर नियम है, नियम के तहत चलना है नैतिकता में आप। और अगर आप देखें तो जो जो नीति शास्त्र, उसके नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हो तो समाज आपकी अवहेलना करने लगेगा, सोशल बाइकआउट कर देगा, एसबी बना देगा, सोशल बाइकआउट। आपके यहां से लोगों खाना पीना बंद कर देंगे। अब ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये ऐसा कर लिया उसकी लड़की ने,
उसके लड़के ने ऐसा कर लिया। जो लड़के पे तो नहीं, लड़की पे कर देते, लड़की ने कर दिया। अब लड़की, अब इस समय तो क्या चल रहा है कि लड़कियां विदेश में शादी कर ले रही हैं। फिर क्या होगा भैया, इंडिया में ही नहीं है शादी। तब कहां सोशल बाइकाट, किस तरीके का बाइकाट करेंगे? फिर नस्ली आधार पे बहुत सारे। नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो डायमेंशन सोचना। हम सब देखो यूपीएससी की तैयारी करो, आप सब बुद्धिजीवी बनो। उल जलूल पढ़ने से नहीं होगा, यहां थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सोचो। यहां बैठ के अच्छी अच्छी किताबों को देखो, पढ़ो, लिखो, तब जाके होगा। और जो जितना खपाएगा वही सफल होगा। तो ये सोचेगा नहीं उनमें कमी है, फलाना कोचिंग में कमी है, इसमें कमी है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम में कमी है, हम तो ये मानते हैं हम में कमी है। अपनी कमियों को दूर करिए, कुछ गलत नहीं है, सब सही है। आप हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। और हम नहीं सुधरेंगे, चाहे जितनी अच्छी कोचिंग हो, चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था, उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा हुआ ही नहीं, ठगे के ठगे रह गए, देखते रह गए। इतना जो किताबें इकट्ठा कर लिए, आप ये सोचते होंगे कोई और नहीं, आपके दिमाग में आता होगा कहीं और पढ़ लेते तो हो सकता हो जाता। अरे तुम कहीं भी पढ़ लेते, नहीं होता भाई। तुम चाहे जो सोच लो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे बहुत जो लंबा अनुभव हो गया मुझे। होता उन्हीं का है जो होने के लिए डट जाते हैं, और उनको कोई ना कोई जरूर मिलता है आगे, और वो उनको जरूर बता देगा किस तरीके से होगा। कोचिंग से होता तो हर आदमी लाखों की संख्या में आ रहा है, सभी कोचिंग वाले आईएएस नहीं है, वो जो फैक्ट्री हो जाती है तो पूरी फैक्ट्री नहीं हो सकती। यहां आपकी मेहनत चाहिए। हम केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, केवल आपके गाइड हो सकते हैं। चलना रास्ते की समस्या वो आपकी है, मेरी नहीं, क्योंकि समस्या आपकी होगी, आपको झेलना पड़ेगा। मेंस आप देने जाओगे, प्री आप देने जाओगे, इंटरव्यू आप देने जाओगे। और आप हमको तो सर पढ़ने में मजा नहीं आती, मत पढ़ो। 2-2.5 लाख रुपए यहां पे ऐसे लगा दोगे, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए यहां रहने में लगा दो, खत्म। 5 लाख खत्म कर जाओ, घर वापस। इसलिए मुगालते से बाहर आओ। कोचिंग वोचिंग का ये नहीं है कि इस जगह से ऐसे नहीं है, ऐसे सब अच्छा होता है। बस वहां कोई आपको इस तरीके से ये समझा दे कि आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं अक्सर ये बात अक्सर कहता हूं, पढ़ोगे तो होना तय है। आईएएस में नहीं तो पीसीएस में होगा, लेकिन जरूर खाली हाथ नहीं जाओगे। अपनी कमियों पे काम करो। जो तुम्हें नहीं आता वो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं आता। उसके बाद भी अरे वो तो ऐसे पढ़ाते हैं, वो तो फलाना ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब बेकार। लेकिन जब आप ये कहते हो ना, इसका मतलब आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, छल रहे हो। ये नहीं करना है। हम यहां आए हैं तो हम यहां पढ़ के जाएंगे, कोई आए ना आए। आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तब भी हम यहां पढ़ेंगे, उतने समय में आंसर राइटिंग करें, कुछ ना कुछ करेंगे। जिस दिन ये बात आ जाएगी अंदर से, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे साथ के जितने लोग मैं तैयारी कर, सभी लोग सेलेक्ट है। मैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर गया, बाकी सब सेलेक्ट हो गए। मैंने सबके अंदर एक चीज देखी, भूख थी पढ़ने की। अरे भूख नहीं है, जबरदस्ती मैं भूख पैदा कर रहा हूं। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बहुत मजा आएगा। अरे ठीक है, पढ़ना क्या ही है, बहुत आते हैं जाते हैं, और हो गया। फिर वहीं से बैक कर देंगे आप इस बात को जो स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि नहीं भाई, मुझे ये चीज नहीं आती, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी। बस उसी दिन से आपकी जो एकदम सही दिशा शुरू हो जाएगी। आप पढ़ना शुरू कर देंगे, हो जाएगा। अब फिर वहां पर आपकी जैसी पात्रता होगी वैसा ही पद मिलेगा।
इसमें कोई करिश्मा नहीं होगा। जो आईएएस बनने लायक होगा, आईपीएस बनने लायक हो, वही बनेगा। जो पीसीएस बनने लायक हो, वो पीसीएस में ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम पीसीएस बन जाएंगे, पीपीएस बन जाएंगे, डिप्टी एसपी हो जाएंगे, एसडीएम भी हो जाएंगे, क्या बुरा है। वो भी आईएएस बन जाता है तो 10-12 साल की सर्विस करने के बाद, 15 साल में बन जाएगा। तो बुराई थोड़ो नहीं है, नहीं, मेहनत करो, पहले स्कोप खोलो, तो बात बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको समझना पड़ेगा। और ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी, ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी क्या होती है? बोलिए, सोचिए मत, बोलिए। ईमानदारी धोखा ना मत करना किसी के साथ। ठीक है, ईमानदारी का मतलब यह है कि आप हमेशा सत्य के पक्ष में झुके और मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से गलत का विरोध कर दें, सत्य पे खड़े रहें। इसीलिए कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपने ये सब कोटेशन पढ़े सुने, लेकिन जब यहां सत्य पे टिकने की बात आती है तो रोने लगते हैं। नहीं भैया, सत्य नहीं, इतना नहीं संभाल पाएंगे। झूठ की जरूरत है। झूठ तब ठीक होगा जब बहुत बड़े स्तर पे लोगों के कल्याण की बात आती है, किसी की जान जा रही हो और उसको हम ये बोल दें कि तुम कमिश्नर हो। ठीक है, वर्दी पहना दिया, हो गया कमिश्नर हो एक दिन के लिए, तो झूठ है लेकिन हमने मना दिया उसको। ठीक है, झूठ तब सही है जब उससे बहुत बड़े स्तर पे कल्याण होगा। और यहां पर ईमानदारी का मतलब यही है कि आप जहां पर हैं, जिस जगह हैं, वहां पर बेईमानी की जगह नहीं होगी। थोड़े समय लोग कह रहे बहुत ऐसे बनते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जहां आपने थोड़े लंबे समय तक वो काम कर दिखाते, लोगों का विश्वास हो जाएगा उस चेयर के प्रति, वहां चले जाओ, कोई बेईमानी नहीं कर सकता। वो जब तक बैठे तब तक बेईमानी नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों की जरूरत है कि जहां हर व्यक्ति आपसे उम्मीद कर पाए। हाँ, लोग उम्मीद ही नहीं, कह रहे हमें मतलब नहीं यार, वो कुछ करते ही नहीं है, क्या ही मतलब है। ये चीज क्या आपको समझ में आ गया? नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, क्या बात समझ में आ गई? फिर दूसरा क्या है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है? कंटेंट। मतलब अगर आप देखें कि आपके जो सोचने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, एटीट्यूड आपका क्या है, आपका विचार कैसा है और आचरण कैसा है। कुछ लोग जो विचार बड़े अच्छे दिखाते हैं, बाद में निकलते कुछ और है। दिखते तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम होते बड़े गड़बड़ हो। ये होता है। जो दिख रहा है वो वैसा हो जाता तो समाज में दिक्कत ना होती। इससे बड़ी अच्छी कहानी बुद्ध की सुनाता हूं तुम्हें, सुनो। बुद्ध जब निर्वाण की खोज में निकले, तो निर्वाण की खोज में निकले बुद्ध, तो अपने जितने नौकर थे सबको बोला जाओ, अब मैं यहां से चला जाऊंगा। बुद्ध तो जो राजकीय पोशाक पहने हुए थे, वो पोशाक एकदम सोने के थे, पूरा बढ़िया। बुद्ध ने कहा कि आगे जाता हूं जंगल में। जंगल में गए तो बुद्ध ने देखा एक आदमी था, वो गिरुआ वस्त्र पहना हुआ था और हाथ में उसके जो धनुष बाण था।
फिर थोड़ी देर में देखा, बुद्ध ने उसको देखा तो उस आदमी ने एक हिरण को मार दिया। हिरण नहीं भागा उस व्यक्ति को देखने के बाद भी, उसके बाद आराम से उसने मार दिया। ने कहा ये क्या चकमा है भाई? बुद्ध ने उसको बुलाया, इधर आ। कहे तुम कौन हो? मुझे लगा कि तुम तो साधु हो, अच्छे व्यक्ति हो यार, लेकिन तुम बड़े दुष्ट हो, तुमने हिरण मार दिया। व्यक्ति ने कहा देखो मैं साधु नहीं हूं, मैं शिकारी हूं, मैं शिकारी हूं। ये जो कपड़ा है ना, इससे जानवर भागता नहीं, शिकार आराम से पकड़ में आ जाता है, आराम से पकड़ में आ जाता है, इसलिए मैं इसको पहनता हूं, बढ़िया शिकार करता हूं, 2-4 मारता हूं, फिर बढ़िया पूरा घर परिवार खाता है, क्या दिक्कत है? हिरण के चक्कर में ही सलमान खान फंसे थे। सोनाली बेंद्रे को कहा कि आज मैं तुमको ब्लैक वाला खिलाता हूं हिरण, गए, वो सब छूट गए, वही बेचारे फंसे। उनकी भावना में जो कंट्रोल नहीं करे फंस जाएगा, जेल चला जाएगा 2 मिनट के अंदर। अब भावना आपकी अभी अनियंत्रित हो जाए, आप तुरंत जेल चले जाएंगे। हो गया। सलमान खान वैसे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे, लेकिन अगर भावना में बह गए तो आप चाहे जो कर लीजिए, फिर भावना तो आपको उड़ेल देगी, भावनाओं पे आप रुकेंगे भी नहीं कहीं। अब क्या हुआ, बुद्ध ने उसको कहा इतनी मक्कारी ठीक नहीं है यार, मैं अपना जो हर चीज छोड़ के आ रहा हूं और तू इस तरह का अत्याचार करता है, इतनी अनैतिकता। तू मेरा कपड़ा ले ले, ये सोने का कपड़ा है, तू सारा ले ले, लेकिन ये अपना दे दे, ठगी मत कर। इस विश्वास के आड़ में धोखा मत कर। ये सर्विस में भी हो रहा है, ये लोग भी कर रहे हैं, ये समस्या। और बाद में बुद्ध ने उसका कपड़ा पहन के बुद्ध फिर आगे निकल गए। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बुद्ध ने जो गेरुआ वस्त्र पहना और आगे बढ़े हो, ये सारी चीज, क्योंकि ठगी इसी पे हुई है। आप देखिए जो सीता जी का हरण कैसे हुआ, साधु वेश में, रावण के पास इतनी शक्ति थी, आता असली वेश में तब पता चलता कौन है सीता। रावण की इतनी ही क्षमता थी, रावण इतना क्षमताशाली था तो आ जाता। उसके बाद रावण की औकात इतनी भी नहीं थी, वो लक्ष्मण रेखा भी पार कर पाए, ऐसे ही समझ लो। लक्ष्मण ही अकेले भारी थे रावण पे, और अगर लक्ष्मण रहते तब भी रावण कुछ ना कर पाता। इसीलिए जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची तो उस समय उनसे बोला सीता जी से कि ये रेखा मर्यादा की रेखा है, इसको पार मत करना, और जिस दिन मर्यादा की रेखा पार कर दो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए सीता जी जब तक लंका में रही, वो लक्ष्मण से अंदर ही अंदर माफी मांगती रही कि भैया गलती हो गई। दया तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक क्षमता ना हो। सीता जी ने दया दिखाई, दया नहीं दिखानी है ज्यादा, रावण टाइप के लोग भी हैं, फिर सीता हरण हो जाएगा। ये हंसने की बात नहीं है, आपके समझने की बात है। यहां विश्वास पे ही समस्या है। जहां विश्वास, लोग कह रहे विश्वास नहीं करते हैं, अरे विश्वास करके क्या होगा भाई? विश्वास करने पे तो और खेल हो जाएगा, फिर क्या हम करेंगे? इसलिए जैसा वेश वैसा ही कर्म होना चाहिए। अगर वेश और कर्म में इतना अंतर है तो फिर बात बनेगी नहीं। तो यहां यह भी समझने की जरूरत है कि यहां हम क्या कह रहे हैं कि किस तरीके का आचरण, विचार और उसका प्रभाव और संबंध क्या है। तो बात समझ में आ रही क्या मैं बता रहा हूं? आप जिस तरीके के पेशे में हैं, उस पेशे के साथ कितनी आपकी विश्वसनीयता है, और लोग हमेशा उसी पेशे को जो सामने रखते हैं जिस पे लोगों का विश्वास है, उसी पेशे को आगे रख देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा इस समय क्या हो गया? धर्म पेशा हो गया। देखिए सभी लोगों पे धर्म पे खूब चर्चा, क्योंकि हर भारत का व्यक्ति धार्मिक है ही, अंदर से है, उसकी आत्मा में धर्म है। ओशो का एक स्टेटमेंट कोट करता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। ओशो ने एक जगह कहा, ओशो का नाम बड़ा बदनाम है,
ओशो को बहुत सारे लोग पसंद करते, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते, लेकिन ओशो है बहुत कलाकार। ओशो को आप थोड़ा सुनने फिर आपका दिमाग सही हो जाएगा, मतलब लगेगा कि हाँ कोई व्यक्ति है वो। तो प्रोफेसर रहे, फिर बाद में अलग अलग विषयों पे चर्चा करते रहे, फिर चर्चा ऐसी हो गई कि बाद में उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, छोड़ दिया। कहे कोई बात नहीं, तुमने हमें वहां से निकाला, पूरी दुनिया पे अपनी बात रखी। फैल गए विचार, विचारों का तो खेल है ये। विचार जिसके पास नहीं वो इंसान नहीं है। ओशो ने एक बात रखी, क्या कहा उन्होंने? कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, उस समाज में बदलाव हमेशा आना चाहिए। बदलाव क्यों आना चाहिए? क्योंकि समाज की रूढ़ियां हमेशा शाश्वत नहीं होती। रूढ़ियां जो हो गई हैं, जिससे समाज रुक रहा है, उन रूढ़ियों को बदलना चाहिए। उसने कहा यूरोप के जो लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, जो पश्चिम के लोग हैं, वो भारतीय जनमानस से आत्मा के स्तर पे नीचे है। ध्यान समझना बात। उसने ये बताया उन्होंने कि जो यूरोप और जो पूरा अमेरिका है, जो पश्चिम है, वो भारतीय लोगों से चेतना के स्तर पे नीचे है। उनके अंदर पशुवत चीजें ज्यादा है। आप समझ पा रहे होंगे, पशुवत मतलब ओपन है, कहीं कुछ भी हो जाएगा, कुछ पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भारतीयों के साथ ऐसा नहीं है। भारतीयों के अंदर अभी कुछ चीजें बची हैं, इसलिए भारतीय हैं। बड़ा अच्छा विश्लेषण किया उसने। भारतीय कहते थे कि क्या हम लोग के लिए ये सब नियम नहीं हो सकते, हम भी ओपन रहना चाहें तो? उसने बड़ा अच्छा कहा नहीं, आपके लिए नियम नहीं है। जो उनका आश्रम था पुणे में, उस आश्रम में जो विदेशी थे उनके लिए आप जैसे चाहे वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। भारतीयों के लिए नहीं था उसमें अलाउ। उन्होंने कहा भारतीयों को इसकी जरूरत नहीं है, ये थेरेपी भारतीयों की है ही नहीं। भारतीय लोग अलग हैं। दुनिया में जितने ज्यादा विचारक हुए उसमें भारत की भी बहुत बड़ी देन। बहुत विचारक दिए भारत में, एक से एक विचारक। महेश योगी का आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, फिजिक्स के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। नीदरलैंड में सोने के सिक्के चलते उनके नाम के। दर्शन, राम सीता पे चर्चा की केवल। अब डालना नेट पे, आपको पता चलेगा। अरे एक से एक खलीफा पड़े हैं भारत के, कोई जानता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जाके विदेशों में जो बात रखी, जो विचार रखे, लोग कायल हैं भारतीयता के। सब जगह एक इश्यू। ईसा भी वही कह रहे हैं, वही बात मूसा भी कह रहे हैं, वही मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं, सब एक ही तो कह रहे हैं। अब यहां ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से यहां पर चीजें रखी गई हैं। जो नैतिक अभिरुचि क्या है, राजनीतिक अभिरुचि क्या है, आपको क्या पसंद है? नैतिकता को लेकर आपका क्या एटीट्यूड है? राजनीति को लेकर क्या एटीट्यूड है? एटीट्यूड तो होगा। राजनीति क्या मानते हैं आप? राजनीति को सेवा का माध्यम मेरे हिसाब से। हाँ, मैंने अपने बोला मेरे हिसाब से होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था। आज क्या है राजनीति? आज राजनीति ये है कि हमारे पीछे कितनी भीड़ चल रही है, कितने लोग हाथ पैर दबाने वाले हैं थकने के बाद, कितने लोग माला पहनाने के लिए खड़े हैं फटाफट। उसमें भी देखा जाता है कि कौन सबसे पहले माला पहनाए जी, तुम पहनाए हो? अच्छा ठीक, फटाफट। उसने कहा 10 आदमी माला पहना, फटाफट माला पहना। अच्छा लग रहा है। ये चल रहा है राजनीति में। तो राजनीति का खेल क्या है? ये चीज यहां दिखाई देगी कि राजनीति, फिर आपकी नैतिकता को लेकर आपकी सोच क्या है। आपके लिए अरे कोई नैतिकता, आप देखिए, अगर आपकी पृष्ठभूमि बहुत साउंड है, मतलब आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, IIT, IIM, JNU, बड़े जगह से पढ़े, आपके लिए कोई नैतिकता का मूल्य नहीं होगा, क्योंकि आपको सब कुछ मिला है। ब्रेन में ही है कि मैं सब कुछ ले लूंगा, हासिल कर लूंगा। हिंदी माध्यम में ये सब बच्चे क्या ही कर पाएंगे? सोच है भाई, बिल्कुल सही सोच बता रहा हूं।
सबसे ज्यादा नैतिकता इन्हीं में है जो हिंदी माध्यम जो लोग बैठे होते। वहां तो होने के बाद भी उनको नहीं, आप उनको बोलेंगे अरे जाके वहां का, अरे कोई नहीं हम ऑफिस में ही रहते हैं। चिल्लाएंगे अपने जो नीचे वालों को, तू जानता है मैं कहां से पढ़ा हूं? आईटी खड़गपुर। तूने क्या किया है? साहब बीए किया है, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सोच, क्योंकि वो लेके नहीं चल, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं दी है। आपने वीडियो देखा होगा, एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने जो मुर्गा बना दिया, ये क्या दिखा रहा है? आपकी नैतिकता सार्वजनिक जीवन में बड़ी खराब है। बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं आप, और उसके बाद अपने ही परिवार में पत्नी पीट रहे हैं। देखा ही आपने, अभी चल ही रहा है। तो खेल तो तमाम है। यह समझने की बात है कि आप नैतिकता की बात करें तो खुद भी नैतिक हो, नहीं तो बात मत करिए। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट देता हूं, तुम्हें बहुत अच्छा है। उस पे आया भी, एथिक्स में क्वेश्चन भी आया कि आप कहीं से जा रहे हैं और आपको कोई चीज खराब लगती है, तो उसकी कमी को मत बताइए, या तो उतर के उसको ठीक करिए, नहीं तो मुंह बंद करके निकल जाइए। फिर से सुन लो, आप कहीं से जा रहे हैं, आपको दिखाई दिया कोई जो गरीब व्यक्ति, कहीं समस्या दिखाई दी, आपने कहा अरे ये देखो ना ये कैसा है यार, क्या ही भारत है, ये तो बड़ी गंदगी है यहां, वो बच्चा देखो कैसा है। अब फिर आप अपना आगे बढ़ गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये कहने का आपको अधिकार नहीं है। ये कहने का अधिकार तब है जब आप उतर के उस व्यक्ति के लिए कुछ करें, तो कहने का अधिकार है, नहीं तो कोई अधिकार नहीं है। इससे बात समझ में आई क्या है? समस्या मत बताइए, समाधान बताइए। समस्या तो 1000 है देश में, आप समाधान क्या दोगे अधिकारी बनने के बाद? हमारे यहां जाति, लैंगिक भेदभाव, धर्म की समस्या, अलग अलग प्रकार की समस्या मुंह खोल के खड़ी है सुरसा के तरह से। हम आपको बना दें और आप जाके उसको और आग में जो घी डालें और बढ़ाओ, उससे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यह समझना पड़ेगा कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये चीज हमारी किस तरह से ठीक होगी। फिर सामाजिक प्रभाव कैसा है आपके ऊपर? हर व्यक्ति अपने समाज से इन्फ्लुएंस है, जो जहां से आता है उसी तरीके की सोच रखता है। कोई बिहड़ से आएगा तो बिहड़ वाली सोच रखेगा, थोड़ी देर बाद होगी कि अच्छा निकाल कट्टा मार देता हूं गोली, क्यों वहां वही है ना। हमारे बेल्ट से आएगा पूर्वांचल से, तो वहां रंगबाजी चलती है। तो पूर्वांचल में चलता है भाई, देखो दो चीज होती है, जो पूर्वांचल से होंगे वो लोग इस बात को समझ पाए। पूर्वांचल में दो चीज, या तो लड़का इलाहाबाद पढ़ेगा, नहीं तो रंगबाजी करेगा। क्यों भाई, है संग नहीं? इलाहाबाद पढ़ेगा तो ठीक, जो घर पर वाले कहे कुछ करे चाहे न करे, यहां से निकल गया नरक से। कुछ करे या ना करे, यहां से निकल गया, ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो संसाधन बहुत छोटे हैं, जो सीमित हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, और वहां पर कंट्रोल करने की भावना है। हमको दबदबा बनाना है। दबदबा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो ही तरीका है, या तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नहीं तो राजनीति तो है ही, और राजनीति करने के लिए बदमाशी करनी पड़ती है। राजनीति के लिए कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी हो सकते, लेकिन अब जरूरत भी है। ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? ये तरीका है। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके ऊपर आपके समाज का क्या प्रभाव है और आपका एटीट्यूड क्या है। और इस पेपर में नंबर तभी मिलेंगे जब आप व्यवहारिक होकर अपनी बात रखेंगे। पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई, इथिक्स, नीति शास्त्र, मैं आपको किताबों के थ्रू नहीं इसको पढ़ा जा सकता।
समाज में आपने क्या देखा उससे पढ़ा जाएगा ये। आप सब ने देखा समाज, कोई ऐसा यहां नहीं बैठा है जिसने समाज नहीं देखा। और आप जितने अपने एग्जाम्पल रखेंगे, जितने अच्छे तरीके से बातें करोगे, उतने नंबर बढ़ते चले जाएंगे। वो आपके उदाहरण आएंगे इसमें, बस उदाहरण अच्छे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, जो गलत आधार पे नहीं होने चाहिए। हमने आपके सामने खूब उदाहरण रखे बुद्ध का और इनका, अभी तो हम बहुत रख सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो अध्ययन किया वो इसी से आपको उदाहरण बता रहे हैं। किताबी भाषा भी आपको पढ़ा देते कि चलो नीति शास्त्र की परिभाषा लिखो, 10 मिनट नहीं सुन पाओगे। अपने आप को अरे ठीक है तो अपने से पढ़ लिया जाएगा, किताब में लिखा ही है सब, लेक्सिकॉन ले आ देंगे, ये वाला ले आ लेंगे, जो फलाने जो सर का टीचर का उनका उस पे है वीडियो सब पढ़ा। इस समय तो पूरी दुनिया का ज्ञान फ्री में मिल रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप इस बात को समझना, ज्ञान फ्री का बिल्कुल नहीं लेना है, ना कुछ समझ में आएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा दिमाग में। या तो व्यवस्थित पढ़ी या तो मत पढ़ी। हमने हर चीज पढ़ ली, इससे हमारे को और नुकसान हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अभिवृत्ति का मतलब क्या है। और जो सिविल सेवा के लिए आपके एटीट्यूड की बड़ी जरूरत है कि सिविल सेवा में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और बेसिक आपके पास वैल्यू कैसी, बेसिक मूल्य क्या है, आप किस तरीके से बने हैं, आप इनबिल्ट कैसे हुए हैं, आपकी मशीनरी कैसी है। अब मशीनरी गई अच्छी तरीके से बनाई गई होती है तो लोगों को, अब यहां अच्छे तरीके से बनाएंगे मतलब माता पिता बाबा दादी परिवार परवरिश अच्छी हुई, जो गार्डनिंग की तरह से आपको जो पौधे के रूप में अंकुरित किया गया अच्छे तरीके से, आप फिर तो आप हमेशा छाया देंगे। हाँ, बचपन सिखाया गया है कि कुछ बोले तो गर्दन काटो, कुछ बोले तो मार देना वहीं, तब खत्म हो गई बेचारा। कुछ नहीं, यहां समझना पड़ेगा कि आपकी गार्डनिंग कैसे हुई है, आपको पाला कैसे गया है। एथिक्स में समझ पर हर चीज व्यवहारिक, एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। लेकिन क्या हो रहा है, हर आदमी किताब और नोट्स एकदम जो दबाक पड़ रहा है उतार दिया जाएगा, नंबर नहीं आ रहा, बार बार सर नंबर ही नहीं आया इस पर। क्यों आएगा नंबर, क्यों आएगा नंबर भाई? आप सिद्धांत बता रहे हैं, वो आपसे व्यवहार पूछ रहा है, आप व्यवहार बताइए उसको। यहां यही बात कह रहे हैं कि हमें जो सिविल सेवा के लिए एटीट्यूड क्या है, बुनियादी मूल्य क्या होना चाहिए, और सत्यनिष्ठा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है। हम सत्यनिष्ठ रहेंगे। एक अधिकारी थे जो लखनऊ में आईएएस वीपी सरीन, अल्टो से चलते थे, आईएएस सीनियर आईएएस अल्टो से चलते, आईएएस देखो इनको, हमारी छोटी सी गाड़ी है जेन, हम आज भी उसी चलते, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई ले ले बढ़िया, उससे क्या हमें मतलब है, वो तो उतना ही काम कर रही है, चला रही है, थोड़ा थोड़ा हीटर चला देती है, थोड़ा बढ़िया कर देती है, हो गया, आगे ठंडी तो नहीं लग रही। आईएएस होने पे एक तरीका ये भी है जीने का, एक तरीका है कि हम तो यार बीएमडब्ल्यू अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, 2 फाइल रखी हुई है, नेता रोज आ रहे, आदमी रोज खड़ा है, साहब वो आपके मन की भावना तुरंत समझ लेगा, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में समझ लेगा कि आप क्या चाहते हो। ऐसे आपने कहा यार बड़ी अच्छी गाड़ी लग रही है, साहब आप ही की है, आप जाओगे सर्विस में आपको पता चल जाएगा, साहब आप ही की है। अरे दरोगा अरोगा को फॉर्च्यूनर लोग लाके दे रहे हैं, आईएएस की बात छोड़िए, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी, अभी फॉर्च्यूनर देखते होगे ना, बड़ी वाली दिखती है, एसएचओ जो हैं वो बोल दे रहे हैं कि नहीं आज फॉर्च्यूनर चलने के मन है। साहब कोई बड़ी बात नहीं, क्षेत्र में 10 तरीके के दबंग हैं, आप रखिए साहब, 10 दिन चलाइए इसको, जो है तेल भी फुल करा के देंगे, डाइवर भी साथ में देंगे, और आपकी बत्ती भी कस देंगे, जो है चुक 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 घूमिए आप, जो है। इसीलिए तो नौकरी में जाने का मन करता है। क्यों नौकरी में जाना चाहते? किसको सेवा करनी है, किसको फर्क पड़ रहा है सेवा करने का?
और अगर आपको मैं एक बात बता दूं, अगर अंदर से आप नैतिक हैं, आप चाहते हैं, तो फिर पूरी कायनात मदद करेगी और आपका हो भी जाएगा। और अगर फिर यही है कि यही वाला भाव है, तब ठीक है, हो भी जाएंगे तो बड़ा दुख रहेगा हमेशा। ये आज यार आप चूंकि उसकी BMW से चले हैं 10 दिन, 11वें दिन आज खड़ा हो जाएगा बंगले पे। अरे साहब, हाँ हमको नहीं, अरे आओ यार तुम यहां बैठो, यहाँ उसको बिठाना भी पड़ेगा कि गाड़ी चले उसकी 2 करोड़ की। कैसे पुष्ट कैसे होगी बातें? जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। साहब फोन कर दीजिए, कर दिया। और क्या करना है, क्योंकि आपको भी उतारना है उसका टैक्स, आपने ले रखा है। ये भ्रष्टाचार है। इससे आप बचने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। इसीलिए वीपी सरीन अल्टो से चले होंगे। नहीं काम किया होगा किसी का, तो अपनी तनख्वाह से तो अल्टो खरीदने का पैसा मिलता है। उससे ज्यादा तनख्वाह तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, IAS से ज्यादा। अब प्रोफेसर हो जाए, उससे ज्यादा तनख्वाह है, कोई समस्या नहीं। तो फिर अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बताओ कौन ऐसा है कि जो BMW में एक बार नहीं बैठना चाहता? अभी भावना में बह के बोल रही हूं, वहां पहुंचोगी तब फोन करके पूछूंगा। वहां पहुंचोगी तब पूछूंगा कि कहीं ऐसा, क्योंकि क्या है ना, लालच हमारे भीतर बैठी हुई है। जो गरीब, मान लीजिए कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं जहां से आया, आज के समय में जो आपको नए नए बच्चे दिखाई देते हैं जो नेताओं के साथ होते हैं, क्या काम करता है उसके पीछे? लालच। कि फलाना भैया जो मंत्री हैं या विधायक हैं मुझे पहचानते हैं, उनके लिए रात दिन काम करते हैं वो, और बाद में जब उनकी जरूरत समाप्त होती है तो उनको हटा भी दिया जाता है। अगर आपने बहुत राज जान लिया उनका, तो समाप्त भी कर दिया जाएगा। क्योंकि सभी जो नेताओं के अपने काले सच होते हैं। काले सच चूंकि आपने जान लिया, तो आप जो सत्य जानने के बाद आपको विष पीना पड़ेगा। बड़ी कहानियां हैं भाई, हैरत अंगेज हो जाएंगे आप। इसलिए बहुत ज्यादा जो मृग मरीज का मत रहिएगा। कोई बहुत बड़े आदमी से आपका संबंध, अरे बड़े आदमी से संबंध, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बड़े आदमी संबंध है तो उसकी एक कीमत है। क्या है? कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे लड़की रख ले चाहे कोई लड़का रख ले। और कभी कभी कीमत में अपनी जान भी देनी पड़ जाती है। फिर पता चला कि भैया क्या रहते वहीं गायब हो गए, भैया ही गायब करा दिए। क्यों गए? उस गली में हमें जाना ही नहीं था। इस गली में हमारा मतलब नहीं, वहां जाना नहीं था ना। ये हम गए क्योंकि हमें चकाचौंध अच्छी लगती है, गाड़ी एकदम हुजूम, 20 गाड़ियां चल रही है पीछे, हम भी चले गए। भैया ने कह दिया लो पिस्टल लगा के चलो। लड़का जो है गांव का, पिस्टल, हाँ लगा लिया पिस्टल, चलो। पता चला होगी फायरिंग, वही मर गए। ये बहुत आपको समझना पड़ेगा, बहुत माइन्यूट लेवल पे चीजें हैं ये। पूरा मनोविज्ञान बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये सारा मनोविज्ञान है। मन के भीतर आपकी क्या चलता है, और इसी समस्या से हम सब परेशान। ये हमें समझना होगा, ठीक है? तो और अच्छा, एक दो बातें और समझ लो। तो भेदभाव रहित और जो जो गैर तरफदारी, अच्छा ठीक है। तो भेदभाव रहित का मतलब क्या है? अधिकारी बन गए तो भेदभाव मत करिए। और जो गैर तरफदारी, अभी चर्चा हो ही रही है, किसी के तरफ नहीं। अगर न्याय की बात आ जाए, अब न्याय की देवी जो सफेद कलर की मूर्ति आप सबने देखी हो, काली पट्टी बंधी रहती है, लोगों का कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए पट्टी बांधी है। अंधा है, कानून अंधा है? अंधा नहीं है, कानून समता की बात करता है इसलिए पट्टी बंधी है। कानून अंधा नहीं भाई, कानून को कुछ नहीं दिखता कौन बड़ा है कौन छोटा है, न्याय होगा बराबर। यह समता की बात है। इसीलिए यहां पर यह बात कही गई है कि हमें गैर तरफदारी, न्याय में अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। अगर न्याय का पक्ष आ गया और अपना जो भाई आके खड़ा हो गया, मान लो कि IAS कोई बना इसमें,
आईपीएस है, कोई लड़की आईपीएस है, आ गया भाई, वो डकैती डाल दिया, 2 किलो सोना लूट लिया। अब बहन एसपी है और एसपी के नाम पे वो सोना लूट रहा है। अब क्या होगा? अब बहन को पता ही नहीं, और लोग डर रहे हैं इसकी बहन तो आईपीएस है, भाई उड़वा देगी, मरवा देगी अभी 2 मिनट में। अब वो एकदम माफिया बना घूम रहा है। अब जो बहन को पता ही नहीं कुछ, अब पुलिस ने उठा लिया एसटीएफ। अब जैसे ही बहन पहुंची तो बहन कहा कि भाई तू यहां कैसे? तो फिर क्या, एक बात तो ये होगी, ऐसा 99% लोग करेंगे। सबसे पहले बहन सबको बुलाएगी जितने अधिकारी हैं, ये भाई है मेरा। उसके सामने तो नहीं बोलेगी, लेकिन बाहर बुलाएगी, भाई है मेरा, इसको बाहर करो, बाद में होगी बात जो होगी। बड़ा खून के घूंट पोना पड़ता है निर्णय लेने में। दूसरे का बेटा कोई अपराध कर दे तो दिक्कत नहीं, अपना बेटा कर दे और आप उस पे खुद आपको न्याय करना हो, आपकी हालत खराब हो जाएगी न्याय करने में। हरिश्चंद्र कहना आसान है, हरिश्चंद्र बनने में मर जाता है लोग। क्योंकि अब अपना बेटा है जिसको आपने बचपन से पाला है, हर चीज याद आने लगेगी, बचपन कितना अच्छा था। एक ही तो गलती किया है, इसके पहले कोई गलती नहीं किया है। ऐसे सभी लोग करते हैं, एक ही गलती करते हैं, एक ही गोली मारते हैं, एक ही गोली मारते, काम खत्म, अब फांसी चढ़ जाते। तो ये यहां पे समझना पड़ेगा कि हम लोग जो गैर तरफदारी, निष्पक्षता मतलब हम किसी पक्ष में निष्पक्ष होकर बात करेंगे। जाति, धर्म, लिंग, किसी आधार पे जो आपने आर्टिकल में पढ़ा है। अब वो समय आ गया उतारने का, आर्टिकल 15 उतारने में पूरे पसीने छूट जाएंगे वहां प्रशासन में बैठने के बाद, क्योंकि अपने लोग भी खड़े हैं, धर्म के लोग भी खड़े हैं। मेरी बेटी, क्योंकि उन्होंने आपके लिए खूब जीप लगाई है, होने के बाद खूब आपका सम्मान कराया है पूरे क्षेत्र में, अब दबाव भी है, बिटिया काम कर देना। अब बिटिया सोच रही यार कि ये लोग इसीलिए काम कर, इतना सम्मान करा देते, होने के बाद आप देखिए तमाम तरीके के लोग आ जाते हैं, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा किया, बेटे ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। फिर बाद में फिर आपके पापा पूछते हैं, थोड़ा बेटी को बोल दीजिए, तो बेटे को बोल दीजिए। किसी का कुछ भी लोगे, एक बात ध्यान रख लेना, तो देना पड़ेगा, कोई आप भाग नहीं सकते। एक कप चाय भी अगर पिए किसी को तो वो भी देना पड़ेगा, बिना दिए भाग नहीं सकोगे। इसलिए चाय पीने से पहले भी 10 बार सोच लेना कि चाय तो पी रहे हैं, अगले दिन पिलानी भी पड़ेगी, और नहीं पिलाया तो जिसने पिलाया है, अरे ऐसे ही रोज हम चाय पिलाते हैं इनको, हम जानते हैं कितने ये क्या है। जो लोग एक दूसरे को चाय पिलाते हैं, सोच लो। तो यहां ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से निष्पक्षता और जो सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। अगर मैं सार्वजनिक सेवा में आया तो न मेरा कोई न भाई है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, कुछ नहीं है, मैं लोगों का, ये सार्वजनिक जीवन है मेरा। उस जीवन में जो नैतिकता होगी, जो नीति शास्त्रों का, उससे चलूंगा मैं, या उससे मैं चलूंगी। और अगर ऐसे नहीं चल रहे तो चलना कठिन काम है, लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा, फिर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी तो नहीं बनता ना अच्छा। इतिहास में बहुत लोगों के नाम अमर नहीं हुए, आईएएस होने वालों के। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके नाम अमर होंगे आने वाले समय में, एक आख नाम आप लोगों में से कोई हो, कुछ भी हो सकता है। अरे ज्योति मौर्य का कौन सा केस है यार? ज्योति मौर्य ने कौन सा बहुत ऐसा कर दिया?
बात समझो तुम, पति को भी तो देखो और प्लस उसे भी देखो। एक बात समझ लो, जो गैर बराबरी के संबंध नहीं चलते, गैर बराबरी के संबंध नहीं चलते, लेकिन फिर भी भारत में जरूर चल सकते, यूरोप में नहीं चलेंगे। हस्बैंड वाइफ अगर इक्विवेलेंट हैं तो संबंध नहीं चल रहा। हस्बैंड वाइफ दोनों आईएएस हैं, बहुत कम संभावना है कि संबंध चलेगा। और कहेगी कि अरे मैं तुम्हें जानती हूं, तुम क्या चीज हो, मैं भी जानता हूं, नहीं चलेगा। एक को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई तू ठीक है, कितना भी अच्छा संबंध, ये मनोविज्ञान है। अगर एक नहीं मानेगा, इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट आईएएस है, उसके हस्बैंड जो डॉक्टर है, ठीक है, हमने जब उसका हुआ सिलेक्शन तो हो चुकी थी शादी, हमने उसको बुलाया अपने पास, हम कहे इधर आओ। पहली बात, जो ट्रेनिंग में जाने से पहले नंबर 1, वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा अपने लिए ये मत सोचना कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत लोगों ने आईएएस इसके पहले भी क्लियर किया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए बहुत रात दिन परिश्रम किया यार। मेडिकल साइंस उसका ऑप्शनल था, उसने वहां नोट्स बनाए सारे, थी पत्नी ही थी, नोट्स बनाए, पढ़ाई लिखाई। अब होने के बाद क्या होता है, दिमाग फिर जाता है, वहां लोग मिलते हैं, तुम भी आईएएस हम भी आईएएस, तुम भी आईपीएस हम भी आईएएस। अब वहां पे अरे ये सब गरीब, ये जनता जो है ठीक है, अच्छा है, हम लोग विशेष लोग हैं। और ये जो विशेष वाली बात है ना, आप विशेष नहीं हैं, आप सेवक हैं। इस धारणा से बाहर निकलिए। भारतीय नागरिक सेवा के लिए आप जा रहे हैं, ना कि अपनी सेवा के लिए। और दिक्कत क्या है कि आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जा चुकी है, लेकिन यहां के अधिकारी आज भी उसी नौकरशाही को जीवित रखना चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी आज भी बनी हुई है। अंग्रेजी में प्राथमिकता इतनी ज्यादा है कि हिंदी भाषी जो वास्तव में भारत की आत्मा है, वो बच्चे अंदर ही नहीं घुस पा रहे सर्विस में। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आने वाला ये जो 4-5 साल है, ये जबरदस्त प्रमोट करेगा हिंदी माध्यम को, आप मेरी बात याद रखना। सरकार अंदर से हो रहा है इस पे काम। 3rd रैंक अब तक आ चुकी हिंदी माध्यम में 2009 में किरण कौशल, और अब आप लोगों में से 1st रैंक कौन लाएगा ये सोच लो। जो मेहनत करेगा वो ला दे सकता है, कोई बात नहीं। अरे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अपनी कमियों पे काम करिए, मेहनत करिए, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। चलिए।